नमस्कार। जैसा सौरभ आपको बता रहे थे, इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत को लेकर जबरदस्त हलचल है। कुछ ही मिनटों में पता चल जाएगा कि उद्धव ठाकरे की सरकार कितने घंटे और चलेगी। सुप्रीम कोर्ट में फ्लोर टेस्ट को रोकने की मांग वाली पिटीशन पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। जज फैसला सुनाने वाले हैं। कुछ ही मिनटों में यह साफ हो जाएगा कि कल फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं होगा। हालांकि उद्धव ठाकरे ने तो फ्लोर टेस्ट से पहले हार मान ली है। इसके संकेत दे दिए कि उनके पास मेजॉरिटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि उद्धव के इस्तीफे का ऐलान कब होगा, आज रात को होगा, कल विधानसभा में होगा या फिर कुछ दिन बाद होगा। असल में आज कैबिनेट की मीटिंग में उद्धव ने विदाई के संकेत बड़े साफ साफ दिए। कैबिनेट मीटिंग विदाई मीटिंग जैसी हुई। उद्धव ने बड़े बड़े फैसले किए। उस्मानाबाद और औरंगाबाद का नाम बदलने को मंजूरी दे दी। लेकिन उद्धव के लिए एम्बैरेसमेंट की बात यह थी कि कैबिनेट की मीटिंग में शिवसेना के, उनकी अपनी पार्टी के 9 मंत्री गायब थे, क्योंकि वो सब इस वक्त गुवाहाटी में हैं और ये सब सरकार के खिलाफ वोटिंग करने का ऐलान कर चुके हैं। ये सब देवेंद्र फडणवीस की नई सरकार बनने का इंतजार कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे के साथ कैबिनेट की मीटिंग में ज्यादातर मंत्री कांग्रेस और एनसीपी के कोटे से आए हुए थे। इसलिए उद्धव ने उनको आखिरी वक्त तक साथ देने के लिए आज धन्यवाद दिया और बड़े भावुक अंदाज में कहा कि उनके अपने लोग की बगावत के कारण ऐसे हालात पैदा हुए। उसके बाद उद्धव कैबिनेट की मीटिंग में सबको नमस्कार करके बाहर निकल गए। उनकी मुद्रा, उद्धव के भाव सब जाहिर कर रहे थे। सब बिल्कुल साफ दिख रहा था उद्धव की मुख्यमंत्री के तौर पर इस सरकार में यह आखिरी कैबिनेट मीटिंग है। इसके बाद यह समझ आ गया था कि उद्धव ठाकरे के पास अब इस्तीफा देने के अलावा कोई चारा नहीं है और सब बिल्कुल साफ दिख रहा था उद्धव। इसके बाद यह समझ आ गया था कि उद्धव ठाकरे के पास अब इस्तीफा देने के अलावा कोई चारा नहीं है। उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट कल होगा, क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब से थोड़ी देर पहले तक जबरदस्त सिंघवी अपीयर हुए। 1 घंटे से ज्यादा समय तक दलीलें दी और सिंघवी बहुत ताकतवर वकील फ्लोर टेस्ट का आदेश कैसे दे सकते हैं। सिंघवी ने बड़े कन्विंसिंग अंदाज में कहा कि अब यही लोग चाहते हैं कि फ्लोर टेस्ट फौरन हो जाए। सिंघवी ने यह भी कहा कि बगावत करने वाले विधायक, इसकी वजह क्या है ये उन्होंने नहीं बताया। अभिषेक सिंघवी ने राज्यपाल के रवैये पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अचानक एक्टिव हो गए और बहुमत साबित करने के लिए 2 दिन का वक्त दिया। जबकि नीरज किशन कौल, सीनियर एडवोकेट, वो अपीयर हुए। कौल ने कहा कि अपनी एप्लीकेशन लेकर सुप्रीम कोर्ट आया है। शिंदे के वकील ने यह भी कहा कि विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल ही पैदा, ऐसे में फ्लोर टेस्ट और डिस्क्वालिफिकेशन के बीच कोई संबंध ही नहीं है। बहुमत साबित करने के लिए कहे। राज्यपाल के सामने जो हालात हैं उनसे उन्हें इस बात का यकीन नहीं रह गया है कि यह सरकार होता है। इसलिए राज्यपाल ने उन्हें बहुमत साबित करने के लिए कहा। अरोड़ा के पास चलते हैं, क्योंकि गोनी का अरोड़ा लगातार नजर रखे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर। और गोनी, बिल्कुल रजत जी, फिलहाल लिया है और अभी जजेस बैठे नहीं हैं। 9 बजे का वक्त था, हालांकि 5 से 10 मिनट कभी ऊपर नीचे हो जाता है। तो ऐसे में आपसे आमतौर पर यह होता है कि फ्लोर टेस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट का जब कोई रुख करता है तो फ्लोर टेस्ट करवाने के लिए होता है। उत्तराखंड का हो, ये सारे फैसलों में हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट का फेवर ही किया है, क्योंकि कोर्ट भी ये जानता है कई विधायकों को तोड़ा जाता है, कई विधायकों पर दबाव बनाया जाता है और इसी चीज को रोकने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट हमेशा फ्लोर टेस्ट के फेवर
कि अगर हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ये मामला इंफ्रास्ट्रक्चर होगा नहीं, अगर ये सिचुएशन हम हाइपोथेटिकली ये सोच लें कि अगर हम ये फैसला दे दें, ये लगता है कि मोनिका आप नजर रखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे। मैं देवेंद्र पाराशर से थोड़ी सी पॉलिटिकल जानकारी है देवेंद्र की तरफ से, क्या तैयारी है बीजेपी की तरफ से सरकार बनाने की? जो उनकी मुलाकात हुई थी और उसमें कुछ लीगल एक्सपर्ट्स भी बैठे हुए थे, कुछ एडवोकेट भी थे, और उसके बाद पहली बात तो ये कि सारे तथ्यों को टटोला गया, उसके आधार पर यही कि आगे आपको क्या करना है। और देवेंद्र फडणवीस उस बात को लेकर पूरे तरीके से अपना एक रोड मैप बना चुके हैं, और वो इतना माइन्यूटली उस काम को किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जिस क्यों हो रहा है, और ऐसे में एकनाथ शिंदे कितना माइन्यूटली अपने प्लानिंग को आगे बढ़ा रहे हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुवाहाटी से गोवा तो बहुत पास में रहे हैं, उसमें बहुत सारे विकल्प आपके पास रहे हैं। अगर फ्लाइट को लेकर कोई समस्या आई तो फिर दूसरे विकल्प हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर शिंदे के साथ सरकार बनाने के गठन को लेकर उसमें कहीं से कोई अड़चन ना होना था, ना हो रहा है। वो इस लिहाज से क्योंकि और ऐसे में इस चीज को लेकर कहीं से कोई कंट्राडिक्शन या कोई मोलतोल या कोई दबाव बनाने की कोशिश, ऐसी कोई भी कोर्ट का फैसला क्या आता है, क्योंकि नंबर्स को लेकर जो इनका होमवर्क चल रहा था वो होमवर्क पूरी तरीके से इनको संतुष्टि हो जाना चाहिए। ठीक है देवेंद्र, तो आपकी बात से बिल्कुल साफ है कि अब हो या 4 दिन बाद हो फ्लोर टेस्ट, जब भी फ्लोर टेस्ट होगा तो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे मिलकर उद्धव ठाकरे की सरकार को गिरा देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। उद्धव ठाकरे के पास में इतने नंबर, तो क्योंकि उन्हें मालूम है कि फ्लोर टेस्ट में तो उनकी हार होनी है, मेजोरिटी उनके पास है नहीं, वो फ्लोर टेस्ट में हार कि वो अटल जी की तरह सदन में जाएं, विश्वास मत पर चर्चा में हिस्सा लें, एक फाइनल फेयरवेल स्पीच को नाराज विधायकों के सामने सदन में और खासतौर पर अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को, शिवसेना के लोगों को अपनी बात कहने का मौका मिल पूरे सेशन का। और दूसरा ऑप्शन उद्धव ठाकरे को यह बताया गया कि विधानसभा का सामना करने के बजाय वो पहले ही इस्तीफा दे उद्धव के बारे में, आदित्य ठाकरे के बारे में जो कड़वी बातें बोलेंगे तो बीजेपी के नेता उस ठाकरे की बहुत फजीयत हो सकती है। तो इससे बचने के लिए चर्चा से पहले ही उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं उम्मीद बनी रहती है कि शायद सुप्रीम कोर्ट फ्लोर टेस्ट को रोक दे, तो फिर कुछ दिन और वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, फिर और कोशिश करते रहेंगे। तो अब वोटिंग से पहले इस्तीफा देंगे या वोटिंग और चर्चा के लिए विधानसभा में जाने से पहले इस्तीफा देंगे, इसकी चर्चा एक है। और सुप्रीम कोर्ट में फैसला क्या होता है इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, आज जो कैबिनेट मीटिंग उद्धव ठाकरे ने की उसमें उन्होंने कुछ ऐसे फैसले किए जो 2.5 साल से उन्हें लटका रखे थे। जैसे औरंगाबाद शहर का नाम संभाजी नगर और उस्मानाबाद जिले का नाम धारा शिव ये रखने की मंजूरी दी है। अब ये बहुत दिनों से जो शिवसेना के विधायक हैं, शिवसेना के नेता हैं, शिवसेना का जो काडर है वो इसकी मांग कर रहा था, लेकिन उद्धव ठाकरे फैसला नहीं ले पाए थे क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस शायद इसके फेवर नहीं होते। लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई कि उद्धव को लगा कि औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम बदलने से शायद जो उनकी हिंदुत्ववादी विचारधारा है उस पर थोड़ी और मोहर लग जाए। उद्धव ठाकरे की कैबिनेट में नवी मुंबई में बन रहे एयरपोर्ट का नाम बदलकर डीबी पाटिल के नाम पर रखने का फैसला भी किया गया। और जब कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, एक इंटरेस्टिंग बात यह हुई कि कांग्रेस के मिनिस्टर जो अब तक औरंगाबाद का नाम बदलने के खिलाफ थे, उन्होंने तो पुणे शहर का नाम बदलने की भी मांग कर दी। आपको हैरत होगी, कांग्रेस के मंत्रियों ने कहा कि अब इसे जिजाऊ नगर का नाम देना चाहिए। हालांकि कैबिनेट में इस पर कोई फैसला आज नहीं हुआ। कैबिनेट मीटिंग में उद्धव ठाकरे ने सभी मंत्रियों को 2.5 साल तक सहयोग देने के लिए शुक्रिया अदा किया और कहा कि सबने सरकार चलाने में पूरी मदद दी। उद्धव ने यह भी कहा कि अपनों ने उन्हें धोखा दिया, इसका उन्हें बहुत दुख है और हमेशा रहेगा।
लेकिन कांग्रेस और एनसीपी ने पूरा सहयोग दिया, इसकी खुशी और हमेशा रहेगी। उद्धव ठाकरे ने कैबिनेट की मीटिंग में कहा, आज जो हालात पैदा हुए वो उनके अपनों की दगाबाजी की वजह से हुए। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपना फैसला सुनाने के लिए अदालत में आ चुके हैं और सीधे गोनेका के पास चलते हैं। गोनेका, जैसे ही फैसला आए आप हमें बताएं। यह फैसला किसी भी आ सकता है। बिल्कुल रजत जी, अभी बेंच जो है वो बैठ गई। हाँ जी गोनिका जी, बेंच बैठ तो गई है, लेकिन अभी कुछ देर में फैसला सुनाया जाएगा और ऑर्डर बकायदा पढ़ा जाएगा कि आखिर क्या ऑर्डर आता है। अब देखना होगा कि जजेस की तरफ से क्या फैसला ये लिया बड़ी जाता खबर है। कल फ्लोर टेस्ट होगा महाराष्ट्र में। या फिर सुप्रीम कुछ कोर्ट का मिनटों बड़ा फैसला इस वक्त हमारे सामने है। महाराष्ट्र में कल फ्लोर टेस्ट होगा। ये बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का, जिसका असर महाराष्ट्र की राजनीति पर होगा, उद्धव ठाकरे की सरकार पर होगा, देवेंद्र फडणवीस के भविष्य में मुख्यमंत्री बनने पर होगा। महाराष्ट्र में कल फ्लोर टेस्ट होगा। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि महाराष्ट्र में कल फ्लोर टेस्ट होगा। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, उद्धव ठाकरे की तरफ से जो याचिका अपील की गई थी कि फ्लोर टेस्ट को रोका जाए, उसे खारिज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि महाराष्ट्र में कल फ्लोर टेस्ट होगा। गोनिका जी बिल्कुल रजत जी, वही जो प्रेडिक्शन लगाया जा रहा था पूरी सुनवाई सुनने के बाद भी कि फ्लोर टेस्ट कल होगा। और पहले के जो प्रेसिडेंट रहे हैं, जो पहले के तमाम ऐसे जजमेंट रहे हैं, उनका हवाला भी दिया गया था कोर्ट में कि कोई भी ऐसा जजमेंट आज तक कोर्ट से नहीं आया है जिसमें फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाई गई हो। फिर चाहे कई एमएलए ऐसे रहे जो रिबेल रहे, जिनके अगेंस्ट स्पीकर को कार्रवाई करनी थी लेकिन स्पीकर कार्रवाई नहीं कर पाए, या फिर स्पीकर को कार्रवाई करने में कुछ दिन लगने थे, वो सारे जजमेंट्स ऐसे रहे जिनमें फ्लोर टेस्ट के लिए सबसे पहले कहा गया था कि फ्लोर टेस्ट करवाया जाए, उसके बाद बाकी की आगे की सिचुएशन को देखा जाए। और आज भी जब सुनवाई हो रही थी तो जस्टिस कांत ने कहा था कि सुनवाई हम अगर फ्लोर टेस्ट का इजाजत दे देते हैं तो वो सिचुएशन जो है वो इनरिवर्सिबल नहीं है। यानी कि अगर फ्लोर टेस्ट के बाद जो एमएलए हैं अगर वो डिस्क्वालिफाइड पाए जाते हैं तो उस चीज को दोबारा से बदला भी जा सकता है। लेकिन वही जो हुआ, जो लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट फ्लोर टेस्ट पर रोक नहीं लगाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर चिट दे दी है, क्लीन चिट दे दी है कि कल फ्लोर टेस्ट होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है दर्शकों के लिए कि महाराष्ट्र में कल विधानसभा के पटल पर इस बात का फैसला होगा कि उद्धव ठाकरे की सरकार विश्वास मत प्राप्त कर सकती है, नहीं कर सकती। महाराष्ट्र में कल फ्लोर टेस्ट होगा और यह उद्धव ठाकरे की राजनीति का सबसे बड़ा इम्तिहान है और यह देवेंद्र फडणवीस की राजनीति का एक बड़ा इम्तिहान है। इस बात की पूरी संभावना है कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा देंगे। उद्धव ठाकरे विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद साफ हो गया कि महाराष्ट्र में कल राज्यपाल के आदेश के मुताबिक फ्लोर टेस्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकार का फैसला विधानसभा में हो, विधानसभा के पटल पर हो, विधायक करें। राज्यपाल का यह आदेश सही है, इस पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई जा सकती। महाराष्ट्र में कल फ्लोर टेस्ट होगा। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी अभी आया है और यह एक ऐसा फैसला है कल फ्लोर टेस्ट होने का जिसका असर महाराष्ट्र की राजनीति पर आने वाले कई वर्षों में महसूस किया जाएगा। आज के फैसले की गूंज कल विधानसभा में सुनाई देगी। दो ग्रुप हैं, देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे के साथ मिलाकर जिनके पास मेजॉरिटी है, और एक तरफ है उद्धव ठाकरे जिनकी अपनी पार्टी शिवसेना के 39 एमएलए उनका साथ छोड़कर जा चुके हैं और उद्धव ठाकरे माइनॉरिटी में हैं। कांग्रेस और एनसीपी दोनों मिलकर पूरी ताकत लगाने के बावजूद उद्धव ठाकरे को बचा नहीं सकती हैं। उद्धव ठाकरे इस बात को मान चुके हैं कि उनके अपनों ने दगा दिया, उनके पास बहुमत नहीं है और आज कैबिनेट की मीटिंग में उन्होंने इस बात के संकेत दे दिए थे कि वो अपनी आखिरी कैबिनेट मीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने एनसीपी और कांग्रेस के मिनिस्टर को धन्यवाद भी दे दिया था। इसके पहले भी जिस दिन उद्धव ठाकरे ने वर्षा छोड़ा था, उन्होंने इस बात के संकेत दिए थे कि वो शायद अब मुख्यमंत्री के आवास में दोबारा नहीं आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, कल महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकार के भविष्य का फैसला विधानसभा में होगा। फ्लोर टेस्ट के जरिए सरकार अपना बहुमत साबित करे, बाकी सवालों पर फैसला बाद में किया जाएगा। अब कल सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी
और कल ही फ्लोर टेस्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के गवर्नर के आदेश को सही माना है कि सरकार सदन में बहुमत साबित करे। सबको पता है कि फ्लोर टेस्ट का नतीजा क्या होगा। उद्धव ठाकरे ने पूरी कोशिश की थी कि किसी तरह से फ्लोर टेस्ट ना हो। उद्धव ठाकरे ने पूरी कोशिश की थी कि किसी तरह से फ्लोर टेस्ट को टाला जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे की तरफ से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी की सारी दलीलों को खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि गवर्नर के आदेश के बाद कल फ्लोर टेस्ट होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दूं, कल महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट होगा। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकार के भविष्य का फैसला विधानसभा में होगा। फ्लोर टेस्ट के जरिए सरकार अपना बहुमत साबित करे, बाकी सवालों पर फैसला बाद में होगा। एक बार फिर से चलते हैं गोनिका अरोड़ा के पास, जिनके पास डिटेल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की। गोनिका। बिल्कुल रजत जी, जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि रिट पिटीशन को लेकर ये सवाल उठाए जा रहे थे कि रिट पिटीशन में अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं वो तमाम एमएलए जिनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस स्पीकर ने इशू किया हुआ है, अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तब क्या की सिचुएशन बनेगी। तो कोर्ट ने कहा है कि वो इस ऑर्डर को, यानी कि जो रिफ्यूज किया है फ्लोर टेस्ट पर स्टे लगाने के लिए, उसको उसके साथ अटैच करेंगे। यानी कि अगर कहीं ना कहीं 11 तारीख को या 12 तारीख को जब ये डिस्क्वालिफिकेशन अगर होती है उन एमएलए की, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन अगर मान ले, तो कहीं ना कहीं ये फ्लोर टेस्ट का जो नतीजा है वो बदल सकता है, तो उसके साथ उसको अटैच कर दिया। इसके अलावा अनिल देशमुख और इसके साथ साथ जो दूसरे एक और एमएलए हैं जो कि इस वक्त जेल में हैं, उनको लेकर भी ये कहा गया है, क्योंकि एक एक वोट की कीमत जानती है इस वक्त शिवसेना कि एक एक वोट अगर उनके लिए विधानसभा के पटल पर अगर इंपॉर्टेंट है तो उसकी कीमत वो जान रही है, और इसीलिए वो चाह रहे हैं कि उन दोनों एमएलए को भी मौका दिया जाए। नवाब मलिक, अनिल देशमुख जो कि इस वक्त जेल में हैं, उनको भी वोट करने का मौका दिया जाए। हालांकि सॉलिसिटर जनरल इस पर आपत्ति जता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोर्ट को उनकी बात को नहीं मानना चाहिए। फिलहाल कोर्ट उस पर फैसला कर रहा है, लेकिन वर्बली फिलहाल जज ने कहा है कि ऐसा उनको अधिकार दिया जा सकता है, लेकिन अभी उस पर क्या ऑर्डर आता है ये कुछ देर में पता चलेगा। तो ये भी एक बड़ा सवाल है गोनिका, आपने अच्छा याद दिलाया कि ये दो मंत्री नवाब मलिक और अनिल देशमुख जो काफी समय से जेल में हैं, इन्होंने असेंबली में जब इलेक्शन हो रहा था एमएलसी का, तब भी वोट देने की परमिशन मांगी थी, राज्यसभा में भी, तब इन्हें वहां के हाई कोर्ट ने परमिशन नहीं दी थी। अब ये सुप्रीम कोर्ट में आए हैं कि कल इन्हें असेंबली में प्रेजेंट होने का मौका दिया जाए, जेल से इन्हें लाया जाए ताकि अपना वोट दे सकें, अपने वोट का अधिकार। तो इस पर जैसे ही फैसला आएगा आप हमें बताइए, लेकिन मैं दर्शकों को फिर से बता दूं कि इस वक्त की बड़ी खबर जिसकी वजह से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आया है, कल महाराष्ट्र में असेंबली में फ्लोर टेस्ट होगा। उद्धव ठाकरे का इम्तिहान होगा। उद्धव ठाकरे को अपने लिए विश्वास मत हासिल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि सरकार के भविष्य का फैसला विधानसभा के पटल पर होगा और उद्धव ठाकरे को अपना बहुमत साबित करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अनिल देसाई का रिएक्शन है, क्या आया ये मैं आपको सुनवा देता हूं। लेकिन इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस तरह का एक ऑब्जर्वेशन या ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसको मानना तो जायज़ है। तो अब लगता है कि अब जो भी चीज़ है फ्लोर में ही तय होगा कि महाराष्ट्र सरकार रहेगी या नहीं रहेगी। क्या ऐसी दलील थी सर जो लगता था आपको सुप्रीम कोर्ट मानेगा, लेकिन साफ साफ इनकार कर दिया? अब ठीक है, इस पे बयानबाजी करना इस वक्त ये मुनासिब नहीं होगा। जब आगे आने वाले दिनों में सब बातें आ जाएंगी जी। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी। उम्मीद ये थी कि जिस तरह से स्पीकर के निर्णय को जिस तरह से आगे रख लिया था, स्पीकर जब डिस्क्वालिफिकेशन की बात थी, 48 घंटे कम है उनकी सुनवाई सुनने के लिए, सुनवाई आगे तक ले गई थे, 11 जुलाई तक की उनको टाइम दिया गया था। उसी तरह से इसमें भी कोई डेफरमेंट आएगा इसकी उम्मीद थी, या उसको इक्वली ये करना ये हो रहा था, ऐसी दलीलें की थी। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसको मानना सर, गवर्नर साइड से जो भी दलील पेश की गई उससे क्या आप लोग नाखुश हुए? गवर्नर ने जिस तरह कहा था फ्लोर टेस्ट के लिए, उन्होंने हेड ऑफ द स्टेट करके जो बातें रखी थी उसी को लेके यहाँ पे दलीलें या पिटीशन जो पेश किया गया था, हमको इस बात को बहुत अच्छी तरह से अभिषेक मनु सिंघवी जी ने, कामत जी ने बहुत अच्छी तरह से रखा था, लेकिन जिस तरह से जजमेंट आया उसको तो नाखुश नजर आ रहे हैं सर आप? नाखुश नजर आ रहे हैं सर? नाखुश तो जरूर नाखुश, यानी जो उम्मीदें थी, क्योंकि एक
अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट रहता है वो सुप्रीम रहता है। अब इसके ऊपर बयानबाजी अनिल देसाई अपना अनिल देसाई शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बहुत करीबी हैं, उनके रणनीतिकारों में शामिल हैं और उनकी आवाज बता रही है कि फ्लोर टेस्ट के जरिए उद्धव ठाकरे को अपनी सरकार का बहुमत साबित करना संभव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील मनिंदर सिंह क्या कह रहे हैं, यह सुन लेते हैं। नहीं, और ये मैटर और पहले के मैटर वो दोनों रिट पिटीशन वो जो इकट्ठे कर दिए हैं और 11 तारीख के बाद उसका फैसला होगा। उस दिन जो डिस्क्वालिफिकेशन है, डिस्क्वालिफिकेशन का इशू है, स्पीकर की पावर का इशू है, गवर्नर की वो सब चीजें आज नहीं बताई जा सकती। आज सुप्रीम कोर्ट ने इतना ही कंसीडर किया है कि जो उनकी प्रेयर थी कि फ्लोर टेस्ट को ना होने दिया जाए, उस फ्लोर टेस्ट कल फ्लोर टेस्ट कौन कराएगा? फ्लोर टेस्ट कल होगा। बस इसी कौन कराएगा सर? डेप्यूटी स्पीकर कुछ सवालों के घेरे में है। फ्लोर देखिए उतना ही ऑर्डर है कि फ्लोर टेस्ट कल जारी रहेगा। कौन कराएगा? मनिंदर सिंह सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के वकील, जाने माने वकील हैं। उन्होंने साफ लफ्जों में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बारे में बताया और ये कहा कि कल फ्लोर टेस्ट होगा, ये बड़ा फैसला है, बाकी की बातों पर फैसला बाद में किया जाएगा। बड़े साफ लफ्जों में उन्होंने बता दिया, इधर उधर की बात करने की जरूरत नहीं है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त यह आ रही है कि उद्धव ठाकरे वोटिंग से ठीक पहले इस्तीफा दे देंगे और यह डेफिनेट खबर मेरे पास में है जो हमारे रिपोर्टर्स ने दी है कि उद्धव ठाकरे फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा दे देंगे, यानी विधानसभा में वोटिंग की नौबत नहीं आएगी। अब होगा क्या कि उद्धव ठाकरे विधानसभा में जाएंगे, विश्वास मत पेश करेंगे, चर्चा में हिस्सा लेंगे। उस समय अलग अलग पार्टियों के नेता बोलेंगे, वो उनकी सरकार के काम के बारे में बात करेंगे, विरोधी दल के नेता बोलेंगे, चर्चा का जवाब देंगे उद्धव ठाकरे, लंबा भाषण देंगे, लेकिन वोटिंग नहीं होने देंगे और वोटिंग से पहले ही इस्तीफे का ऐलान कर देंगे। कह देंगे कि मेरे पास बहुमत नहीं है, मैं बहुमत साबित नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूं और मैं राज्यपाल के पास जा रहा हूं अपना इस्तीफा देने के लिए। यह सिनेरियो कल की विधानसभा में होगा, इसकी खबर मुझे पक्की मिली है और यह डेफिनेट खबर मेरे पास में है। तो एक बार आपको फिर से बता दूं, दो बड़ी डेवलपमेंट हुई हैं। महेश जेठमलानी जाने माने वकील हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, बीजेपी के लीडर हैं, उनकी बात सुनते हैं। Now, who will be holding this floor test? Who will be conducting this floor test tomorrow? Will the deputy speaker? Yes, it is the direction is the chief minister. So the chief minister should conduct the floor test. But I don't know. I heard that the chief minister said that if the Supreme Court order goes against him, he's given a statement. Unless somebody advises him that the Supreme Court order is in his favor, just like he's been ill-advised all this time. Sir, what about the condition that has been put, because it was addressed as to whether or not it can be a reversible decision, and the court has said it will be subject to the outcome of the main petition. Yes, but once the floor test is held, right, and you can't reverse the fact of the floor test. That's a factual event, an event. So once you allow the floor test to go on, and the floor test results in a removal of the government by virtue of a majority, then the matter is over. So Dr. Singhvi said that the governor is not an angel, but what is the judgment will come, then what you will say? No man can claim to be, or woman can claim to be an angel. So I don't know what Dr. Singhvi is saying. Nobody claims to be an angel. Everybody has some but governors go, when he meant that the governor is not an angel, it means governors are prone to making a mistake, but they are humans like everybody else. Judges make mistakes, lawyers make lots of mistakes. So it's a big Sir, it is a big victory for for the Shinde faction. It is a very, very, very big win. But it was expected. Once you have a majority of that kind, it's very difficult. How can you ignore the democratic fact that majorities rule? So this was just playing out time. If you ask me, the other side was just playing out time, but they're entitled to move the courts. They have a right. So the court has also issued notice on the larger questions raised in this petition with regard to the speaker's power, the governor's power, the disqualification issue. Yeah. What does this mean now that once these matters come up for hearing on the 11th? Well, I mean, those questions will be gone into, but I think by then, perhaps the other side, I think, will lose interest in this matter. Today was really the main event. तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें, अभी अभी खबर मिली है कि उद्धव ठाकरे फेसबुक के जरिए
जनता को संबोधित कर सकते हैं। आपसे थोड़ी देर में 9:30 बजे का वक्त दिया गया है। 9:30 बजे वो फेसबुक लाइव पर आएंगे, जनता को संबोधित करेंगे। पहले भी वो संबोधित कर चुके हैं। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाब मलिक और अनिल देशमुख को वोट देने की परमिशन दे दी है, लेकिन मुझे लगता है कि वो वोट देने की परमिशन लेकर क्या करेंगे, वोट तो दे ही नहीं पाएंगे, कल वोटिंग होगी नहीं। दो संभावनाएं हैं। एक तो एक कि उद्धव ठाकरे अभी 9:30 बजे जब फेसबुक लाइव करें तो उसमें अपने इस्तीफे का ऐलान कर दें, जनता से कहें कि मैंने हार मान ली है, मेरे पास बहुमत नहीं है, एक इमोशनल अपील करें कि मेरे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। दूसरी संभावना यह है कि इस इमोशनल अपील में भी अपने लोगों से कहें कि आप मुंबई आ जाओ, आप मेरे साथ रहो और हम मिलकर के फैसला करेंगे, जो आप वो पहले कह चुके हैं। इसकी संभावना हालांकि कम लगती है। और तीसरा बात यह कि वो कहें कि कल मैं जाऊंगा और विधानसभा में सामना करूंगा और फिर विधानसभा में इमोशनल स्पीच देकर के तब इस्तीफा दे दे। तो थोड़ी देर में पता चल जाएगा उद्धव ठाकरे क्या फैसला करते हैं। लेकिन एक बात तय है कि उद्धव ठाकरे अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और इस बात की संभावना बन रही है कि महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे थोड़ी देर बाद इस्तीफे का ऐलान कर दें। 9:30 बजे वो जनता को संबोधित करेंगे। और दूसरी बड़ी खबर मैंने आपको बताई कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाब मलिक और अनिल देशमुख को वोट देने की परमिशन दे दी है। वो विधानसभा में जाएंगे लेकिन वोट नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि वोटिंग होगी नहीं। उद्धव ठाकरे कुछ देर बाद मीडिया से बात करेंगे और मीडिया से बात करते हुए एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे, कहीं को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट शायद फ्लोर टेस्ट को टाल दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकार के भविष्य का फैसला विधानसभा में होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्लोर टेस्ट के जरिए उद्धव ठाकरे को अपनी सरकार का अपना बहुमत साबित करना होगा, बाकी सवालों पर फैसला बाद में होगा। तो फिर कोई ऑप्शन नहीं बचती है उद्धव ठाकरे के पास, उन्हें कल विधानसभा में बहुमत के लिए जाना पड़ेगा। राजेश कुमार हमारे संवाददाता मुंबई में इस वक्त मौजूद हैं, आप कुछ डिटेल्स उनसे लेते हैं। राजेश, क्या जानकारी आपके पास, क्या अपडेट आप मुझे दे सकते हैं? देखिए, इस वक्त जानकारी जो मुहैया कराई गई है सीएम दफ्तर से, उसमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ठीक 9:30 बजे सोशल मीडिया फेसबुक के जरिए जनता से संवाद करेंगे और बात करेंगे। बहुत मुमकिन है रजत जी कि इसी संवाद के दौरान वो इस्तीफा दे दें। इसके पहले भी 2 बार जो सूत्रों के हवाले से खबर है हमारे पास, 2 बार फेसबुक के जरिए उन्होंने इस्तीफा देने का मन बनाया था, लेकिन शरद पवार ने उन्हें रोक दिया था। लेकिन इस बार अब जब फ्लोर टेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि होना जरूरी है और कल होना है फ्लोर टेस्ट, तो उद्धव ठाकरे ने यह फैसला लिया है कि वो फेसबुक के जरिए जनता को संबोधित करेंगे और उसी दौरान बहुत मुमकिन है कि वो इस्तीफा देंगे। इस दौरान वो सारी बातें कहेंगे, पिछले 2.5 साल में जिन्होंने काम किया है, खास करके कोविड काल में जिन्होंने काम किया उसका जिक्र वो जरूर करेंगे। पिछले तकरीबन 1 दर्जन भाषणों में वो उस कोविड काल में किए गए अपने कामों की बात वो करते रहेंगे और इस भाषण में भी उसका जिक्र जरूर करेंगे। साथ ही जो बागी विधायक हुए हैं उनके बारे में भी वो जरूर बात करेंगे कि किस तरीके से शिवसेना से खबर आई थी कुछ दिनों पहले कि एकनाथ शिंदे को उन्होंने सीएम का पोस्ट भी ऑफर किया था, लेकिन एकनाथ शिंदे ने उसे नकार दिया। तो इस बात का भी जिक्र वो इस एफबी लाइव में, फेसबुक लाइव में करने वाले हैं। राजेश, ये सारी बातें तो बिल्कुल बेमानी हो गई हैं कि कोविड में कितना काम किया था, एमएलए किसने धोखा दिया, ये सब बातों का तो कोई बहुत महत्व नहीं है। जब हमने शो शुरू किया था तो 2 मिनट बचे थे उस समय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने में, 4-5 मिनट लग गए। अब 2 मिनट बचे हैं उद्धव ठाकरे के इस फेसबुक लाइव में जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, जिसमें वो बात करेंगे। तो मेरे हिसाब से 2 ऑप्शन उनके पास में है। ये फेसबुक पर जब बात करें जनता से, अपना इस्तीफा अनाउंस कर दें। अगर ये कर देंगे तो उन्हें कल विधानसभा में खरी खोटी सुनने को नहीं मिलेगी। उनकी अपनी पार्टी के एमएलए एकनाथ शिंदे उनके बारे में जो बोलेंगे वो काफी एम्बैरेसिंग उनके बारे में हो सकता है। देवेंद्र फडणवीस जो बोलेंगे वो धज्जियां उड़ाकर रख सकते हैं उद्धव की पूरी सरकार की। तो उससे बचेंगे और फ्लोर टेस्ट नहीं होगा, इस्तीफा हो जाएगा। गवर्नर देवेंद्र फडणवीस को बुलाएंगे सरकार बनाने के लिए, ये एक रास्ता है। दूसरा रास्ता है कि विधानसभा का सत्र हो, एमएलए आए और सब लोग अपनी बात करें और फाइनली उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री हैं, उन्हें विश्वास मत पर फाइनल वर्ड कहने का मौका मिलेगा
उसमें वो अपनी सारी बात महाराष्ट्र की जनता से कहें और फिर वहां पर इस्तीफा दें। ये दो ऑप्शन है और दोनों को लेकर अटकलें हैं, दोनों को लेकर स्पेकुलेशन है। अब जरूर वो शरद पवार को कोस रहे होंगे कि वो तो पहले इस्तीफा देना चाहते थे, शायद उसमें थोड़ी इज्जत बच जाती, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस्तीफा देने का मतलब है ये मानना कि हमारे पास में मेजॉरिटी नहीं है, मेरे अपने एमएलए मेरा साथ छोड़कर जा चुके हैं, उनको मनाने की, समझाने की, डराने की, धमकाने की सारी कोशिशें अब खत्म हो चुकी हैं। देवेंद्र पाराशर दिल्ली से हमारे साथ में हैं। देवेंद्र, उद्धव ठाकरे तो अपनी बात कहेंगे तो जाहिर है वो तो इस्तीफा देने की बात कहेंगे या सरकार छोड़ने की बात कहेंगे या कल फ्लोर पर पराजित हो जाएंगे। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस के कैंप में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या माहौल है, क्या बातें वहां से सुनने को मिल रही हैं आपको? जितने मैसेज आए रजत जी, जिन लोगों से मैं लगातार संपर्क में था जो कि टॉप लेवल पे इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, वो पहले भी इस बात को कह रहे थे कि जो तथ्य हैं उस पर उनको पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट भी फ्लोर टेस्ट को लेकर ही कहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का पहले भी आप देखें अनेक ऐसे फैसले रहे हैं कि हर चीज़ में, ऐसे मामलों में वो फ्लोर टेस्ट की सबसे बेहतर विकल्प बताते हैं। तो इस पे वो लोग निश्चिंत है और अब जबकि फैसला आ गया है तो वो एक्सपेक्टेड लाइन पर ही है। और बहुत दिलचस्प ये है कि ये लगातार आगे की प्लानिंग में ही जुड़े रहे। आज जब सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई 5 बजे शुरू हुई, उस समय भी जब मैं पूछ रहा था तो उसमें से जवाब ये जरूर आता था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए, लेकिन दिशा आगे की दिखती थी। अब जबकि दिख गया कि आगे क्या होने वाला है, तो जाहिर तौर पे अगर कल फ्लोर टेस्ट की नौबत आती है, उद्धव ठाकरे उस लेवल तक जाते हैं, हालांकि उस लेवल तक जाना होता तो, और कल अगर उनको हाउस में बोलना होता तो शायद अभी एफबी पर आकर कोई बयान देने की जरूरत नहीं थी, जो कुछ भी करना होता कल जाकर वो कहते। तो ऐसे में अगर वो इस्तीफा देते हैं तो एक चीज जो हमें बताया जा रहा है कि इसके बाद की जो प्रक्रिया होगी उसमें बहुत तेजी से किया जाएगा, उसमें बहुत लंबा वक्त नहीं लिया जाएगा। मतलब ये कि एकनाथ शिंदे तुरंत सपोर्ट का ऐलान करेंगे, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस क्लेम करेंगे, इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा वक्त नहीं दिया जाएगा। उसके पीछे वजह यह रहेगी कि इन विधायकों को जो कि इन लोगों के साथ हैं, जो उनके ऊपर दबाव डालने की कोशिश की गई थी, ऐसा ना होगी फिर से कोई अलग सीन क्रिएट करने की कोशिश की जाए। तो इसमें जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि आगे का जो कुछ भी होना है वो बहुत जल्द होना है। रजत जी, अब आप लोगों में किसी को यह पता करके बताए कि जो गुवाहाटी से फ्लाइट उड़ने वाली थी उसका डेस्टिनेशन क्या है? वो फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है, वो अब गुवाहाटी से गोवा जा रही है या गुवाहाटी से अब सीधे मुंबई आने का रास्ता खुल गया है? उद्धव ठाकरे की बात सुनिए। की काळजी करण्याचं कारण नाही, ज्या गोष्टी आपण चालू ठेवलेल्या त्या चालूच राहतील। असो, हा फार पूर्वीचा किस्सा आहे, त्याच्यानंतरची पुढची वाटचाल आपल्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने आणि सहकार्याने इथपर्यंत अतिशय चांगल्या पद्धतीने सहकार्य से, आप सभी के सहयोग से मैं यहाँ तक पहुंचा। सरकार म्हणून काय केलं तर सुरुवातच आपण छत्रपती शिवरायाच्या सरकार के रूप में क्या किया, निधी देऊन तो शुरुआत में ही हमने ते पुढे चालू ठेवण्यासाठी म्हणून रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज के किले का जो काम था बचा हुआ, वर्ष आम्ही वहां से शुरुआत की, कर्जमुक्त उसके मरम्मतीकरण से शुरुआत की, बळीराजाला कर्जमुक्त केलं। आता सुद्धा हमारे किसानों को कर्ज मुक्त किया, ते सुद्धा आपण करून घेतले। या सगळ्या बीमा योजना शुरू की, की साधारणतः ये सब बात मैं क्यों आपको कह रहा हूं? आपण विसरणारे तर तसे नाहीच आहात, पण थोड्याशा गोष्टी बाजूला पडतात। आज सुद्धा मंत्रिमंडळाची बैठक झाली, भागदौड़ में बहुत सारी बातें पीछे छूट गई। समाधान आहे, एक आयुष्य सार्थकी लागलं तशी एक माझी भावना आहे, ती म्हणजे स्वतः शिवसेना मुझे विशेष समाधान है, जे नाव शहराला ठेवलं, मेरा जीवन धन्य हो गया। संभाजीनगर, त्या संभाजीनगर जो एक जिल्ह्याला बहुत बड़ा काम हुआ, जो शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे की इच्छा थी आज आपण दिलेला आहे कि औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर हो, धाराशिव हे नाव दिलेलं आहे, वो मैंने किया है। और उस्मानाबाद को धाराशिव नाम मोठा झालो देने का काम भी आता तर मी हो चुका है। मुख्यमंत्री जे सरकारी कर्मचारी अहोरात्र मेहनत करतात, काम करतात, जो सरकारी कर्मचारी दिन रात काम करते हैं, वांद्रे वसाहत जी आहे तिथेच त्यांचं उनको घर मिळावं, बँड्रा भूखंड की बस्तियों में, इमारतों में अशा अनेक गोष्टी आपण घर मिले, उसका भी निर्णय ले लिया गया है। एखादी गोष्ट चांगली चालू असली, ऐसे बहुत सारे काम हमने किए, लेकिन कहते हैं ना, आता कोणाची बेकार काम हे आपण जाणताच, इस पर लोगों की नजर लग जाती है। मला विशेषतः शरद पवार साहेब आणि सोनियाजी आणि त्याचबरोबर लेकिन आज मुझे विशेष करके
शरद पवार, सोनिया जी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और सभी मेरे सहकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। त्या नामांतराचं मी तुम्हाला सांगितलं, पण खेद एका मुझे एक गोष्टीचा झाला, बहुत बड़ी खुशी हुई जो 2 जिलों का नामकरण ठरावाच्या वेळेला आज हुआ। मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मी आदित्य आज मंत्रिमंडल की बैठक में केवळ फक्त मैं आदित्य, अनिल परब, बाकी सगळे मंत्री और जो शिवसेना के मंत्री थे तुम्ही जाणता, बाकी आणि सब हा ठराव मांडल्यानंतर चले गए, कांग्रेस सिर्फ 4 मंत्री थे। वा और राष्ट्रवादी जब मैंने ये प्रस्ताव मान्य किया तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मंजुरी दिली, म्हणून मी त्यांना सुद्धा धन्यवाद मंत्रियों ने भी उसको मंजूरी दी। लक्षात ठेवायला पाहिजे, म्हणजे ज्यांनी आतापर्यंत ते करायला हवं होतं, करून घ्यायला पाहिजे होतं, ते राहिले नामाने राहिले, जिनको दूर ये काम राहिले, पण ज्यांचा अब तक विरोध करके लेना चाहिए था वो दूर रह गए, सोबत राहिले। और जो विरोध कर रहे थे वो आज साथ में थे। हे मनापासून बोलतोय, नेहमीच मी आपल्याशी मनापासून बोलतोय। मैं जो आज आपसे बोल रहा हूँ एकदम दिल से बात कर रहा हूँ, मैं हमेशा दिल से बात करता हूँ। वर्धापन दिन झाला, लहानपणापासून मी शिवसेना 19 जून को शिवसेना का स्थापना दिवस हुआ। बचपन से मैं ये देख रहा हूँ, न देख रहा हूँ बल्कि अनुभव ले रहा हूँ। टपरीवाले, अगदी तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, काही हातबट्टीवाले सुद्धा, त्यांना शिवसेना प्रमुखांनी चांगल्या मार्गावरती आणलं, नगरसेवक बनवलं, रिक्शा वाले, टपरी वाले, हाथ भट्टी की दारू चलाने वाले, ऐसे लोगों को शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे ने मोठी झाली माणसं, बड़ा आदमी बनाया, उनका करियर बनाया, आणि मोठी झाल्यानंतर ज्यांनी आपल्याला मोठं इंसान बड़े हो गए, त्यांनाच विसरायला लागली, और इंसान बड़े होने के बाद जिन्होंने उन्हें बड़ा किया उन्हें ही भूल गए। केलं, ज्यांना सत्ता, जिन्हें हमने बड़ा किया, नंतर जे काय देता येणं शक्य होतं ते सगळं दिलं, आज जिन्हें जितना दे पाए उतना दिया, ते सगळं दिलं, ती लोक जिनको जो दे पाते वो सब दिया, आणि गेले 4-5 दिवस म्हणजे मी मातोश्रीला लेकिन वही नाराज है। सातत्याने मातोश्रीला लोक येत आहेत, महिला येत आहेत, पुरुष येत आहेत, युवक येत आहेत, पिछले 4-5 दिन से लगातार मातोश्री पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तुमच्या सोबत आहोत, तुम्ही फक्त सब कह रहे हैं कि उद्धव जी आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। म्हणजे ज्यांना दिलं ते नाराज, आणि जे नाही दिलं, कमाल की बात है, जिनको दिया वो नाराज है और जिनको कुछ नहीं मिला वो मातोश्री के पास आकर हमें अपना समर्थन दे रहे हैं। याला म्हणतात शिवसेना, याला म्हणतात, इसे ही इंसानियत कहते हैं, आणि इसी को शिवसैनिक कहते हैं। त्या नात्याच्या जोरावरच शिवसेना ही आजपर्यंत मजबूत उभी राहिलेली आहे, और यही जो रिश्ता है, इस रिश्ते के दम पर शिवसेना आज इतने सालों से खड़ी है। लोकांच्या साथीने सोबतीने शिवसेना परतवत आलेली आहे। सिंपल लोगों के साथ के कारण ही शिवसेना यहाँ तक पहुंची। न्याय देवता म्हटल्यानंतर न्याय देवतेचा निकाल हा अब न्यायमूर्ति ने एक रिजल्ट दिया है, न्याय देवता ने एक रिजल्ट दिया है, पण तरी सुद्धा उद्या हमने हमारी बात रखी, फ्लोर टेस्ट, हम न्याय देवता की बात मानते हैं। हा एक भाग, तसं उद्या फ्लोर टेस्ट हा दुसरा भाग। पहले कोरोना टेस्ट हमने किया, अब हम फ्लोर टेस्ट करेंगे। गव्हर्नर महोदयाने आपल्याला जो आदेश दिलेला आहे, गव्हर्नर महोदय ने जो आदेश दिया है त्याचं पालन करण्याचा निर्णय हा आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे। राज्यपाल महोदयाने उस आदेश का पालन करने का निर्णय अब सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। मान राखलात, आपल्याकडे काही जणांनी हम लोकतंत्र की इज्जत करते हैं। 24 तासाच्या आत आम्हाला फ्लोर टेस्ट करायला सांगितली, त्याचबरोबरीने और 24 घंटे के भीतर जो हमें फ्लोर टेस्ट अर्जेंट में करने के लिए कहा गया की लोकशाहीचं पालन झालंच पाहिजे, ते आम्ही पण करणार, सगळ्यांनीच केलं पाहिजे, पण जवळपास 1.5-2 उसके लिए हम तैयार हैं, हम लोकतंत्र का पालन करेंगे। सदस्यांची जी यादी आपल्याकडे लटकून राहिलेली आहे ती सुद्धा जर का आपण तातडीने मंजूर केली, राज्यपाल जी को मैं यही कहूंगा कि जो 12 नक्की सदस्यों की एक लिस्ट तो द्विगुणित होईल। महत्वाचा मुद्दा काय की जे दगा देणार असे सांगत होते ते सोबत राहिले। आज सुद्धा मंत्रिमंडळाची बैठक झाल्यानंतर अशोकराव मला म्हणाले की मुख्यमंत्री महोदय, आपल्या लोकांचा जर महाविकास आघाडीवरती म्हणजे काँग्रेस राष्ट्रवादीवरती राग असेल तर आम्ही बाहेर पडतो, बाहेरून पाठिंबा देतो, पण त्यांना म्हणा तुम्ही या, असं वेड्यासारखं वागू नका। काल सुद्धा मी आवाहन केलेलं आहे की काल प्रत्यक्ष मी स्वतः बोललो नाही, पण मी प्रेस स्टेटमेंट दिलं की ठीक आहे, तुमच्या सगळ्यांची म्हणजे जे काही नाराज लोक आहेत, तुमची नाराजी नेमकी आहे तरी कोणावर? माझ्यावरती आहे, काँग्रेसवरती आहे, राष्ट्रवादीवरती आहे। आज नामांतर केल्यानंतर सुद्धा शिवसेनेने हिंदुत्व सोडलं असं तुम्हाला वाटत असेल तर याच्या पलीकडे मी काय करू? पण आपली जी काय नाराजी आहे ती सुरतला जाऊन सांगण्यापेक्षा, गुवाहाटीला जाऊन सांगण्यापेक्षा मला स्वतःच्या हक्काच्या घरात वर्षावरती किंवा मातोश्रीवरती येऊन का नाही सांगितलं की आम्हाला सगळ्यांना बोलायचंय? मी बोललो असतो,
आणि कालही सांगितलं, आजही सांगतोय की तुमच्या कल भी कहा, आज भी कहता भावनांचा हूं नेहमी मी आदर करत आलेलो आहे. आज कि आप सुद्धा सभी मी की भावनाओं की मैं तुमच्या बहुत भावनांचा आदर सम्मान, करतो. बहुत इज्जत पण करता काय हूं आहे ते एकदा समोर येऊन बोला. और आज भी आपकी भावनाओं की इज्जत करता हूं, लेकिन मैं असं मी तुमच्याशी सामने बोलणार, आकर तुम्ही बात माझ्याशी करिए. तर प्रेसमधनं बोलणार, मी काय बोलल्यानंतर त्याला तुम्ही प्रत्युत्तर देणार. मैं आपसे मला या मीडिया से सगळ्यात बात पडायचं करूंगा, नाही. आप मुझसे एकदा मीडिया से तुम्हाला बात करेंगे. आणि शिवसैनिकांनी तुम्हाला आपलं मानलं होतं, मी म्हणेन आता मैंने त्यांच्याशी तुमको अपना वाद माना, आणि लढाया शिवसैनिकों ने काय तुमको करत अपना असायच्या? माना. किती करायच्या? आज सुद्धा मला मुंबईमध्ये जी काही बातमी आपण सगळे बघतायत, मुंबईमध्ये आता बंदोबस्त वाढवतात. आज भी मुंबई की जो खबरें आप लोग देख रहे अनेक हैं, शिवसैनिकांना स्थानबद्ध म्हणजे घरातल्या घरात राहा, बाहेर पडू नका, अशा नोटिसी जात आहेत. कई शिवसैनिकों को घरों के अंदर रहने के लिए कहा जा रहा है, नोटिस दी जा रही है पुलिस के जरिए. बॉर्डरवरचं संरक्षण सुद्धा कदाचित काढून मुंबईमध्ये आणण्यात येईल. मतलब कोणासाठी? चीन की सीमा का जो म्हणजे मला चीन की सीमा की सुरक्षा है वो उठाकर मुंबई में लाई गई है, ऐसा हमें एहसास हो रहा है. या सगळ्या आमदारांच्या विजयाचा गुलाल उधळला, संपूर्ण रस्ते त्या गुलालाने बेहोशीने लाल झाले होते. त्यांच्या रक्ताने उद्या मुंबईचे रस्ते तुम्ही लाल करणार आहात का? इन विधायकों के जीत पर हमने गुलाल उड़ाए, गुलाल से सड़कों को लाल किया. क्या हम उन विधायकों के उन से सड़कों को लाल करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं. कारण उद्या मैं शिवसैनिकों को ये नवीन लोकशाही विनंती करूंगा की उनको आने दीजिए. त्याचा पाळणा हलतोय तर त्यांची जी काही सगळी नातेमंडळी आहेत, पोलीस दलातील म्हणजे केंद्रीय राखीव दल असेल, मिलिटरी असेल, अगर इनका झूला झूल रहा है तो इनके जितने भी दोस्त हैं, यार हैं, पुलिस हैं, सहयोगी हैं, सैन्य बल है, केंद्रीय सेना है, लोकशाहीचा पाळणा सब जल्लोष करें, सब मजा करें. सगळे कसे कुटुंबीय एकत्र पाहिजेत. तर कोणी शिवसैनिकांनी त्यांच्या रस्त्यात येऊ नये. आणि मी त्यांना सांगतो, मैं सभी शिवसैनिकों को ये आह्वान करता हूं कि कोई उनके रास्ते में ना आए. आणि घ्या शपथ. मैं उद्या फ्लोर टेस्ट है. विधायकों को ये कहूंगा, आप आओ और शपथ लो. महाविकास आघाडीकडे आप मंत्री बनो. आमदार आहेत, मग भाजपाकडे किती आहेत? महाविकास आघाडी और शिवसेना के पास कितने आमदार हैं? डोकी फक्त मोजण्यासाठीच वापरायची का कामासाठी वापरायची? सर को सिर्फ गिनने के लिए इस्तेमाल करें क्या? सर को काम के लिए इस्तेमाल करें. तर डोक्याचा वापर हा मोजण्यासाठी होतो, कोणाकडे किती बहुमत आहे, कोणाकडे लोकतंत्र में मला त्याच्यामध्ये सर का इस्तेमाल सिर्फ संख्या बल गिनने के लिए किया जाता है की माझ्या और किसी काम के लिए नहीं किया जाता. कोण आहेत, किती आहेत, मला त्याच्यात अजिबात रस नाही. पण माझ्या विरोधात एक जरी माझा माणूस उभा राहिला तरी ते मला मेरे समर्थन में कितने लोग हैं ये मुझे नहीं देखना, तुमची इच्छा, लेकिन मेरे विरोध में मैं किसी को नहीं रखना चाहता. कारण का तुमच्याकडे म्हणजे तुम्ही आता ज्यांच्या सोबत जाणार आहात ते सगळे एकत्र आप जिसके साथ जाने वाले हैं बहुमत सिद्ध कराल. मला तो खेळच खेळायचा नाहीये. तो कल आप बहुमत भी सिद्ध करेंगे. खेळच खेळायचा नाहीये. मला मुझे ये खेल ही नहीं खेलना. की ज्यांना शिवसेनेने राजकीय जन्म दिला, शिवसेना प्रमुखांनी मोठं केलं, साऱ्या शिवसेना, मुझे दिल से ये लगता है कि जिन्हें शिवसेना ने जन्म दिया, शिवसेना ने बड़ा किया, पदावरून खाली खेचण्याचं पुण्य यांच्या पदरात जर पडत असेल तर ते पुण्य त्यांच्या पदरात पडू द्या. ऐसे शिवसैनिक को मुख्यमंत्री के पद से नीचे उतारने का पुण्य अगर आपको कमाना है तो आप वो पुण्य कमाइए. हे पाप माझं आहे आणि ते पाप ये पाप मेरा है. ही अशी ये पाप और ये पाप का फल मैं ही भुगतूंगा. पण उद्या ते इसमें उनका कोई दोष नहीं है. शिवसेना प्रमुखांनी आम्हाला इथपर्यंत आणलं, पण आम्ही शिवसेना प्रमुखांच्या पुत्राला कल वो अभिमान से कहेंगे, देखिए शिवसेना प्रमुख ने हमें यहाँ तक लाया और हमने शिवसेना प्रमुख को कुर्सी से उतार दिया. आणि हिसकावून घेऊ नये. ठीक है, अशा गोष्टी होत असतात, अशा गोष्टी जात असतात. ठीक है, ऐसी बातें होती रहती हैं, ऐसी बातें चलते रहती हैं. खंत अजिबात नाहीये. मुझे मुख्यमंत्री पद छोड़ने का दुख बिल्कुल नहीं है. हे तुम्हाला माहिती आहे, तुम्ही चांगलं ठाकरे कुटुंब, मेरी इच्छा थी नहीं थी ये आप सबको मुझसे ज्यादा मालूम है. होऊन जात नाही. आम्ही जे काय करतो ते साध्या शिवसैनिकासाठी, मराठी माणसासाठी आणि होय हम जो भी करते हैं हम मराठी माणूस के लिए करते हैं, शिवसैनिकों के लिए करते हैं. मुंगळा चिकटून बसतो तसं चिकटून बसणारा मी नाही. जैसे गुड़ के साथ चींटी चिपक के रहती है वैसे मैं चिपकने वाला कुर्सी के साथ इंसान नहीं हूँ. माझ्या मातोश्री मध्ये आलो, आपल्या मातोश्री मध्ये आलो. मैंने वर्षा छोड़ा, मैं मातोश्री में हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है. समोर मुख्यमंत्री पद, आज मैं आप सबके सामने मुख्यमंत्री पद का त्याग करने जा रहा हूँ. खूप आप सबने बहुत प्यार दिया, ठीक है, आशीर्वाद दिया. घबरणारा नाही, मी डरणारा नाही. मैं कोई डरने वाला इंसान नहीं हूँ. कारण नसताना उद्या लेकिन कोई कारण न रहते हुए शिवसैनिकाचं रक्त सांडेल
त्या पापाचे धनी इतनी सारी सेना को बुलाकर शिवसैनिकों का खून सड़क पर बहाया जाए, ये भी मैं नहीं चाहता। उद्या अजिबात मध्ये येऊ देऊ नका, त्यांचा आनंद त्यांना लुटू मैं फिर शिवसैनिकों से ये विनंती करूंगा कि कल बिल्कुल उनको रास्ते में न रुकाएं, उनको आने दें। मंत्रिपदावरून उतरवलं, त्याचे पेढे त्यांना खाऊ द्या आणि त्यांना ज्यांना वाटायचे त्यांना इन्होंने अपने त्यांना लख लाभो। शिवसेना प्रमुख को मुख्यमंत्री पद से नीचे उतारा, उनको पेड़ा खाने दीजिए, उनको उत्साह मनाने दीजिए, मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। माझ्याकडे काही व्हिडिओ आले, वारकरी सांगतायत की आज मेरे पास कई वीडियो आए म्हणून उद्धव जिसमें वारकरी और संत समाज के लोग कह रहे हैं व्हायला पाहिजे, पण 10 जुलाई की जो विठ्ठल भगवान की पूजा है वो आपके हाथ से होनी चाहिए। ते चांगलंच आहे आणि हे चांगलं करण्यासाठीच मला पुन्हा एकदा सगळ्यांची साथ, सोबत, आशीर्वाद पाहिजे, प्रेम पाहिजे। आजपर्यंत तुम्ही मला ये सब भरभरून मैंने अब तक किया, आगे भी मैं आप लोगों का प्यार चाहूंगा। अब तक आपने मुझे बहुत प्यार दिया। देशात ठिकठिकाणी दंगली झाल्या, जातीय दंगली, कोरोना काल में महाराष्ट्रामध्ये देश में बहुत सारी खबरें आई, महाराष्ट्र में ऐसी कोई चिंता की खबर नहीं आई। हमने पूरा रात दिन मेहनत किया। इतरत्र दंगली पेटल्या होत्या, महाराष्ट्रामध्ये दंगल झाली नाही। मुस्लिम बांधव सुद्धा त्याच्यामध्ये आले, होय, जरूर उल्लेख केला पाहिजे, त्यांनी सुद्धा ऐकलं, त्यांनी सुद्धा आलं। 370 के समय में, सीए के समय में पूरे देश में अलग अलग घटनाएं हुई, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं हुई। अनपेक्षित होते, मला विचारलं अनपेक्षित, ये जो भी हो रहा है ये बिल्कुल अनपेक्षित हो रहा है। आता जातोय अनपेक्षितपणाने, जातो म्हणजे मैं जात नाहीये, मी अनपेक्षित तरीके से आया, भवन मध्ये बसायला सुरुवात करणार आहे, पुन्हा माझ्या शिवसैनिक और अनपेक्षित तरीके से जा रहा हूं, लेकिन कल से दोबारा मैं शिवसेना भवन में बैठना शुरू करूंगा। तरुण तरुणी आणि माझ्या माता भगिनी आहेत त्यांना सोबत, और जो एक नवीन जागृत वाटचाल, नवीन म्हणजे युवा युवतियां हैं उनको अपने साथ लूंगा शिवसेना कधीही, और ये बताऊंगा कि शिवसेना हमारी है, घेऊ शकत नाही, शिवसेना को हमसे कोई नहीं छीन सकता। हिरावून घेऊ शकत ना, तुमच्यापासून आम्हाला ठाकरे कुटुंबियांना कोणी हिरावून घेऊ शकत। आपण न शिवसेना को छीन सकता है, न ठाकरे कुटुंब को आपसे कोई छीन सकता है। आज राजीनामा देतोय, मैं अपने मुख्यमंत्री पद का राजीनामा दे रहा हूं, सदस्यत्वाचा सुद्धा राजीनामा देतो आहे, कारण और मैं अपने विधान परिषद सदस्य का भी राजीनामा दे रहा हूं। तरी सुद्धा मी आलो होतो, जिथे मला जायचंच नव्हतं तिकडे मी गेलो होतो, जहां मुझे जाना नहीं था वहां मैं आया। तुमच्या सोबत आहे, परत एकदा मैं आपका हूं, आपके साथ हूं, आपके साथ रहूंगा। म्हणजे जे मंत्रिमंडळ आहे त्यांचं, मेरे सभी सहकारियों का, सभी मंत्रियों का, सहकारी सुद्धा, सभी अधिकारियों का, फळ दिसतात तिकडे, ते पलटायत, जाऊ द्या। तो सभी नेताओं का मैं धन्यवाद कहूंगा। लोगों को जहां फल दिखता है वहां वो भागते हैं, ये स्वाभाविक है। यंत्रणा, कलेक्टर सगळ्यांचंच मी मनापासून ऋण व्यक्त करतो, परत एकदा सगळ्यांना धन्यवाद देतो। जय हिंद। मैं सभी का दिल से ऋणी हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, उद्धव ठाकरे ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। उद्धव ठाकरे ने हार मान ली है और बहुमत के सामने सिर झुका दिया है। उद्धव ठाकरे जानते थे नंबर्स उनके पास नहीं है, इसीलिए उद्धव ठाकरे ने कुर्सी छोड़ने का फैसला किया। उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना करने के बजाय इस्तीफा देना बेहतर समझा। उन्होंने बहुत सारी इमोशनल बातें कही और इस्तीफे का ऐलान कर दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया कि वो अब राज्यपाल के पास जा रहे हैं और विधान परिषद की मेंबरशिप से भी इस्तीफा दे रहे हैं और मुख्यमंत्री के पद से भी इस्तीफा दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि उन्हें जहां नहीं जाना चाहिए तो वो वहां गए, इसलिए अब उस गलती को सुधार रहे हैं। शिवसेना बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, बीजेपी ने 106 सीटें जीती थी और शिवसेना ने 56, अलायंस को बहुमत मिला था। लेकिन आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में उद्धव ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। शिवसेना के विधायकों में इस बात को लेकर नाराजगी है और अब स्थिति है कि उद्धव ठाकरे के पास 56 में से सिर्फ 16 विधायक बचे हैं। अब बीजेपी के पास अपने 106 विधायक हैं, शिवसेना 40 नाराज और 10 निर्दलीय विधायकों को मिलाकर अब बीजेपी के पास जबरदस्त मेजॉरिटी है। 7 इंडिपेंडेंट पहले से बीजेपी के पास है। तो उद्धव ठाकरे जानते हैं कि बीजेपी के पास 166 विधायकों का सपोर्ट है। इस सपोर्ट के आगे, इस बहुमत के आगे उन्होंने सरेंडर कर दिया और उद्धव ठाकरे ने अपनी हार मान ली है। और खबर तो यह कि वो कई दिन पहले हार मान चुके थे, कई दिन पहले इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन शरद पवार ने उन्हें रोका हुआ था। और ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले शरद पवार भी फेल हो गए और उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो गए। अभी अभी उन्होंने अनाउंस किया है
और महाराष्ट्र की जनता को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि मैं राजीनामा देने जा रहा हूं, इस्तीफा देने जा रहा हूं मुख्यमंत्री पद से और विधान परिषद की सदस्यता से। इसका मतलब वो न विधान परिषद में रहेंगे न वो मुख्यमंत्री रहेंगे। सच बात यह है कि उद्धव ठाकरे ने सारी कोशिशें करके देख ली, विधायकों को धमकी देकर देख ली, डरा कर देख लिया, फिर विधायकों की मिन्नतें कर ली, विधायकों से अपील करके देख ली, लेकिन नाराज विधायकों ने बड़े साफ साफ लफ्जों में कहा था जब तक उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी का साथ नहीं छोड़ेंगे तब तक एकनाथ शिंदे और उनके सपोर्टर्स उनके साथ खड़े नहीं होंगे। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने इस्तीफे का ऐलान किया। उद्धव के पास कोई ज्यादा ऑप्शन भी नहीं बचा था। उद्धव ठाकरे जानते हैं कि हार तो होगी, इसे सरकार जाना तय है। वो इंतजार कर रहे थे कि किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट फ्लोर टेस्ट को टाल दे। इसके लिए उनके वकीलों ने, अभिषेक मनु सिंघवी ने जबरदस्त कोशिश किया सुप्रीम कोर्ट में बहस की, लेकिन उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि फ्लोर टेस्ट कल ही होगा, राज्यपाल का आदेश मानना पड़ेगा। और उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना करने के बजाय अपना इस्तीफा अनाउंस करने का फैसला किया। लेकिन सरकार जाने के बाद अब उनके सामने बड़ा चैलेंज है पार्टी को बचाने का। इसलिए उन्होंने कहा कि अब कल से मैं शिवसेना भवन में बैठूंगा। एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं कि असली शिवसेना उनके साथ है, असली शिव सैनिक वो हैं। तो आज उद्धव ठाकरे ने दो स्ट्रेटेजी की। एक तो उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, कुछ ऐसे फैसले किए जिससे शिव सैनिक खुश होंगे, ऐसे फैसले जिनमें कुछ जगहों के नाम बदलने की कोशिश थी। और दूसरा उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया और कहा कि वो शिवसेना भवन में बैठेंगे और अब कार्यकर्ताओं के साथ डायरेक्ट बातचीत करेंगे। इस्तीफे का ऐलान करते वक्त उद्धव के चेहरे पर निराशा थी, लेकिन बीजेपी की तस्वीरें आपको दिखाएं, यहां नेताओं के चेहरों पर खुशी है। बीजेपी के कैंप में जश्न हो रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा था मैं लौट के आऊंगा और उनका लौट के आना अब से कुछ ही मिनटों पहले तय हो गया। देवेंद्र फडणवीस अब महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। और सच बात तो है कि महाराष्ट्र की जनता ने 2.5 साल पहले उन्हें चुना था। रवि राणा निर्दलीय विधायक कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं पहले। उस गट ने आज जो विद्रोह किया है, बाला साहब के विचार कायम रखने के लिए विद्रोह किया, और जो हनुमान चालीसा और हनुमान जी का अपमान करता है, हनुमान चालीसा का अपमान करता है, वो हनुमान भक्त, राम भक्त जो एकनाथ शिंदे जी के साथ थे, उन्होंने उनको सबक सिखाया है। अभी देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जो महाराष्ट्र की आम जनता, किसान, सर्वसामान्य जनता सभी चाह रही है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और एकनाथ शिंदे का गठ, जो बाला साहब के विचारों का, हिंदुत्व के विचारों का जो गठ है, वो पूरी ताकत से है। देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनेंगे, उनको सपोर्ट करेगा और हम अपक्ष भी देवेंद्र फडणवीस जी के साथ ताकत से खड़े। देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना अब तय है। बीजेपी ने अपने सभी 106 विधायकों को मुंबई में इकट्ठा किया हुआ है। इस वक्त देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के नेताओं के साथ मिठाई खाते दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी के सारे विधायक मुंबई के एक होटल में हैं। लेकिन चूंकि अब फ्लोर टेस्ट नहीं होगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उद्धव ठाकरे ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। अब बीजेपी की सरकार बनना तय है। कुछ ही देर में उद्धव ठाकरे गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस गवर्नर के पास जाकर अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और महाराष्ट्र में नई सरकार बनने की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। ये तस्वीरें देवेंद्र फडणवीस की हैं। वो अपनी पार्टी के विधायकों के साथ हैं। 106 विधायक बीजेपी के एक साथ उनके खड़े रहे और 2.5 साल तक देवेंद्र फडणवीस ने इंतजार किया। वो जानते थे कि महाराष्ट्र की जनता ने उनके फेवर में वोट दिया है। शिवसेना बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। देवेंद्र फडणवीस का चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने ऐन मौके पर उन्हें धोखा दिया, धोखा देकर अपनी सरकार बनाई। जिन बीजेपी और कांग्रेस के, जिन एनसीपी और कांग्रेस के एमएलए के खिलाफ शिवसेना लड़ी थी, उसी एनसीपी और कांग्रेस के एमएलए के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। सचिन चौधरी हमारे संवाददाता उस जगह पर हैं जहां पर देवेंद्र फडणवीस अपने विधायकों के साथ मौजूद हैं। सचिन से एक अपडेट लेते हैं। सचिन, क्या ताजा जानकारी आपके पास में? अब तो बिल्कुल रास्ता साफ है।
बिल्कुल रजत जी, पूरा रास्ता साफ हो गया है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ होटल ताज प्रेसिडेंट में, जहाँ पर बीजेपी तमाम विधायक यहाँ पर मौजूद है और उनके चेहरे पर देखिए कितनी खुशी है। हम कई सारे यहाँ पर विधायक उनसे हम बात करते हैं। बबन राव लोनीकर जो पूर्व मंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस सरकार में, पर कितना बड़ी आपके लिए खबर है जिस तरह से मुख्यमंत्री ने आज कह दिया कि वो इस्तीफा उन्होंने दे दिया है और अब आपकी सरकार बनने जा रही है। 2.5 साल से उद्धव जी ठाकरे के नेतृत्व में महाराष्ट्र की सरकार चल रही थी, किसान को कुछ न दे सके, कोरोना काल में किसी को मदद नहीं हो गई, इसीलिए महाराष्ट्र की जनता त्रस्त थी। उद्धव जी ठाकरे इन्होंने अब राजीनामा दिया है, हम बहुत खुश हैं। कल हमारे देवेंद्र जी फडणवीस मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। महाराष्ट्र की 12 करोड़ जनता सबको खुशी है कि भाजपा की सरकार आ रही है। राजन सिंह मुंबई से विधायक है। राजन सिंह जी, कितनी बड़ी ये आपके लिए राहत की बात है और आखिरकार आपकी सरकार बनने जा रही है, तमाम आप यहाँ पर विधायक जुटे हुए हैं। राहत की बात नहीं, बात ये थी 2019 में आदरणीय मोदी जी का फोटो लगा के, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी का फोटो लगाकर युति कर इन्होंने चुनाव लड़ा था और ये युति से चुनाव लड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पीठ में छुरा भोग कर उस कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ ये बैठकर वहां पर सरकार चला रहे थे। आज ये उत्सव की बात है, ये सही बात है कि उन्हें समझ में आया, जो 50 लोगों ने उनकी बगावत किया, कि भारतीय जनता पार्टी के नाम पर चुनकर आने वाले लोग वो किस प्रकार से आगे वो करेंगे, इसलिए वो उन्होंने हमारे साथ आने का काम किया और ये सरकार का इस्तीफा आज उद्धव जी को देना पड़ा। जो है बुलढाना जिले से विधायक है, क्या उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी के लोगों ने हथियार क्यों डाल दिए, क्या आपको लगता है? देखो, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ये नैसर्गिक युति है। 30-40 साल से एक विचारधारा हिंदुत्व का विषय लेके वो जनता में काम कर रही है और जिस तरीके से उद्धव साहब की सेना यहाँ पे सोनिया सेना का काम कर रही थी, ये बात उनके ही परिवार के लोगों को चुभ रही थी और वो नाराजी व्यक्त करके उसमें बाहर गिरे। और आज का ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, इसका ना कोई भारतीय जनता पार्टी, पूरे हिंदुत्ववादी जो विचार के लोग हैं, ये इसका स्वागत कर रहे हैं। और ये जो सरकार आने वाली है, ये किसानों की सरकार होगी, ये एसटी कर्मचारियों को न्याय देने वाली सरकार होगी, ये महिलाओं को न्याय देने वाली सरकार होगी, ये जो हमारे विद्यार्थी है, तरुण युवा है, उनको न्याय देने वाली नव महाराष्ट्र की ये सेना होगी। यहाँ पर बागड़े साहब भी है, ये मराठवाड़ा से आते हैं और इसके पहले लोकसभा जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आज उद्धव ठाकरे ने एक आखिरी दाव खेल के देखा कि वो संभाजी नगर का नामकरण का प्रस्ताव पास किया, धाराशिव नाम का प्रस्ताव पास किया उस्मानाबाद का, लगता है उसके लिए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हथियार डाल दिए क्योंकि जो विधायक जो है उनसे छूट कर गए हैं एकनाथ शिंदे के साथ में, वो आने के लिए तैयार नहीं है और आखिरकार उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। नहीं, संभाजी नगर का नाम देने का ही पहली बार नहीं, जब मनोहर जोशी और गोपीनाथराव मुंडे का मंत्रिमंडल था, उस समय भी मंत्रिमंडल का एक ठहराव हो गया था, लेकिन वो कोर्ट पे फंसा और ये कुछ नई बात नहीं, और उनको देना है, उनको देना है तो 2.5 साल क्यों न दिए? 2.5 साल देना था, अभी आज राजीनामा देना है करके राजीनामे के पहले कुछ घंटे उन्होंने नामांतर का ठहराव किया, ये कुछ उचित बात नहीं। हमारे साथ दो सीनियर नेता है बीजेपी के, राधा कृष्ण विखे पाटिल कांग्रेस के सरकार में भी मंत्री रहे, बीजेपी में आए, वहां पर भी मंत्री थे, और गणेश नाइक ये भी कद्दावर नेता है, महाराष्ट्र नई मुंबई काफी पेड़ है। विखे पाटिल साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये उद्धव ठाकरे ने हथियार क्यों डाल दिए? इतनी उन्होंने तमाम कोशिश की, लगातार अपील की, इमोशनल अपील की, लेकिन विधायक जो है उनके साथ गए, वापस आने के लिए तैयार नहीं है। क्या आखिर कारण है? कहा उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी फेल होगी? महाविकास आघाड़ी सरकार ही विश्वासघात करके बनी हुई सरकार थी। पीठ में खंजीर खोप के उस सत्ता में आई थी, ज्यादा दिन चलने वाली नहीं थी, विश्वास से बनी नहीं थी, पूरे भ्रष्टाचार की टोली है सरकार में, टोली लेके बनी सरकार, कभी तो जाने वाली थी, आज उनको सत्ता से हटना पड़ा। ये महाराष्ट्र के लिए बहुत भाग्यशाली बात है।
हिम्मत ही नहीं थी क्योंकि आंकड़े नहीं थे और मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि विधान भवन के फ्लोर पर किरकिरी हो जाती थी अगर फ्लोर टेस्ट होता तो? कॉमन शिवसैनिक के विश्वास के ऊपर शिवसेना उद्धव जी के साथ खड़ी थी, लेकिन वही शिवसेना के साथ उन्होंने विश्वासघात किया। सिर्फ एमएलए बाहर गए और खुद अभी शिवसेना अभी पूरी टूट चुकी है। एकनाथराव शिंदे के नेतृत्व में नई शिवसेना फिर महाराष्ट्र में उभर रही है, तो हमको देखने को मिल रहा है। गणेश नाइक इस वक्त हमारे साथ में है, काफी सीनियर लीडर थे। नाइक साहब ये बताइए कि आप भी शिवसेना में थे और जो छगन भुजबल ने बगावत की उसके बाद आपकी बगावत हुई, आपने शिवसेना छोड़ा और उस दौर तो बाला साहब भी मौजूद थे, बाला साहब तब जीवित थे। अब उद्धव ठाकरे के साथ पूरा का पूरा कुनबा निकल गया है। आखिर क्या उद्धव ठाकरे जो है, कैसे उनकी कार्यशैली जिससे लोग लगातार नाराज होते हैं, उनके ऊपर जो है टिप्पणी करते हैं, आरोप लगाते हैं और शिवसेना से छोड़कर जाते हैं? नहीं, मैं उस बारे में नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन 2.5 साल पहले बीजेपी और शिवसेना का युति के साथ में इलेक्शन लड़ी गई और उस वक्त में देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनने से रोका गया। देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री पद से रोकना यही गुनहगार की जैसी बात थी और जिन लोगों के साथ में वो आघाड़ी बन गई वो फॉल्टी आघाड़ी थी और उसके वजह से आज ये दिन उनको देखने को पड़ा। अगली रणनीति क्या होगी आपकी? आप जैसे कि जाएंगे राज्यपाल के पास, वहां पर सरकार बनने का दावा करेंगे, आप लोगों के ऊपर भी जो है उन्होंने काफी बदले की भावना से कार्रवाई की। हालांकि महाविकास आघाड़ी के नेता लगातार यही कहते रहते थे कि वो बीजेपी जो है केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग करती है, लेकिन यहाँ पर भी आपके खिलाफ केस किया था उद्धव ठाकरे सरकार ने, पुराने केस निकाले। नहीं, देखिए बात ऐसी है कि सच हमेशा उभर आता है और जो झूठ होता है वो डूबता है। तो आज की स्थिति में जो असलियत थी उन लोगों के सामने आ रही है। अभी जनता का भला करने के लिए देवेंद्र फडणवीस जी का नेतृत्व हमेशा काम में आएगा ऐसा मुझे लग रहा है। वसूली की काफी आरोप लगे सरकार पर, वसूलीबाज सरकार और सरकार के मंत्रियों के ऊपर आरोप लगे और खुद पुलिस अधिकारी, महकमे के बड़े अधिकारियों ने आरोप लगाए। भ्रष्टाचारी सरकार, ये तो वसूली सरकार थी, भ्रष्टाचारी सरकार, वसूली सरकार, ये दोनों का एक मेल हुआ था। इतनी भ्रष्टाचारी सरकार हमने कभी देखी नहीं थी। महाराष्ट्र का भाग गई सरकार, डूब गई, चली गई। एक नई सरकार देवेंद्र जी के नेतृत्व में अब उभर के आ रही है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तमाम विधायक यहाँ पर मौजूद है। जय कुमार रोहल और मंत्री ने जो है हनुमान चालीसा नहीं बोली और आपने कहा कि जो हनुमान चालीसा का विरोध जिन्होंने किया उसके 40 जो है कि यहाँ से भाग गए। मैं आपको कहता हूँ हनुमान चालीसा का उन्होंने विरोध किया। नवनीत राणा जी को 14 दिन जेल में रखा, मुझे जेल में रखा, लॉकअप में डाला और बार बार उन्होंने चेतावनी दी हमको हनुमान चालीसा पढ़ना है तो कश्मीर पढ़ो। यानी महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा, हनुमान का नाम लेना अगर गुनाह है तो मुझे लगता है जो 40 विधायक जो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने पे वो बाला साहब के विचारों पे हनुमान भक्त, राम भक्त बन के वो एकनाथ शिंदे जी के साथ जो गए, मुझे लगता है राम भक्त, हनुमान भक्त ने उन्हें सबक सिखाया है। और इस महाराष्ट्र के अंदर सही मायने में एकनाथ शिंदे जी का जो गुट है वो बाला साहब के विचारों का गुट है, हिंदुत्व आगे ले जाने वाला गुट है। और उन्हें 2.5 साल घुट के जो निकाला उन्होंने कांग्रेस एनसीपी के साथ, मुझे लगता है उनको उद्धव ठाकरे जी ने समझने की कोशिश नहीं की कि बाला साहब ने कभी ये कहा नहीं था कि कांग्रेस के साथ गवर्नमेंट बनाओ। उन्होंने ये कहा था जिस टाइम कांग्रेस के साथ शिवसेना जाएंगी उस टाइम शिवसेना का सेटर बंद कर देंगे। और आज वही टाइम सही मायने में जो असली शिवसेना है, बाला साहब विचारों की शिवसेना है, वो शिंदे जी के साथ है और शिंदे जी के साथ वो आगे जाएंगी और देवेंद्र फडणवीस इस राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे और राज्य के विकास के लिए काम करेंगे। हम उनके साथ हैं और मुझे लगता है हनुमान चालीसा का पाठ नवनीत राणा और हम कल पढ़ेंगे महाराष्ट्र की सुख शांति के लिए। आपको क्या लगा कि उद्धव ठाकरे क्यों हिम्मत नहीं कर पाए फ्लोर टेस्ट की? आंकड़े ही नहीं थे लेकिन ये कोशिश कर रहे थे आखिरी वक्त तक जो है वो शरद पवार और कांग्रेस के बातों में आते रहे, आपको लगता है? उद्धव ठाकरे जी पूरी तरह से बाला साहब के विचारों को भूल चुके हैं। सत्ता के लोभ में, कुर्सी के प्यार में वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की नीति और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार जी की उंगली पकड़ के चल रहे हैं। जिन लोगों ने 40 विधायक अगर बाला साहब के विचारों से बाहर जाते, बाला साहब के विचार लेके आगे बढ़ते, उनको अगर वो उद्धव जी ठाकरे समझ नहीं सके तो बचे हुए शिवसैनिक को क्या समझेंगे। और मैं दावा करता हूँ जो चौधरी करके उनका जो गठ नेता है वो भी भाजपा के संपर्क में,
आने वाले टाइम पे वो भी शिंदे गुट में जाके बड़ी बैठे। बात कही आपने कि बीजेपी का जो विधायक दल का नेता शिवसेना का जो विधायक दल का नेता उद्धव ठाकरे ने चुना है वो भी आपके साथ में है और इसलिए उनको विधायक दल का नेता बनाया क्योंकि भरोसा नहीं था। वो भी हमारे संपर्क में है और वो मुझे लगता है बाला साहब ठाकरे के विचारों के साथ जो अजय चौधरी है शिवसेना के गढ़ नेता वो एकनाथ शिंदे के साथ जाएंगे। ये थे रवि राणा ने काफी मोर्चा खोल रखा था हनुमान चालीसा पढ़ने के मुद्दे पर और तमाम जो विधायक है उनमें खुशी की लहर यहाँ पर छाई हुई दिखाई दे रही है। कई सारे विधायक यहाँ पर बैठे हुए। मैडम आपसे जानना चाहेंगे, ये पूर्व मंत्री है विद्या ठाकुर जी सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं। मुंबई के लिहाज से मेट्रो के कई सारे प्रोजेक्ट उलझे पड़े हुए थे, सरकार कुछ कर नहीं रही थी और मोदी जी की और देवेंद्र फडणवीस की डबल इंजन की सरकार जब से गई तब से ये मेट्रो और जो रेल के प्रोजेक्ट है वो भी जो है रुक गए थे। अब कितनी बड़ी मदद मिलेगी मुंबई के विकास के लिए आपको लगता है? जो मुंबई का विकास रुका हुआ था और जब हमारी सरकार थी, हमारी जो डबल इंजन की सरकार आप बोलते हैं वो जो चल रही थी, जब हमारी सरकार थी तो मुंबई के सारे प्रश्न और जो मुंबई का विकास, मुंबई का डेवलपमेंट माननीय उस समय के हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी बहुत ही तेज गति से कर रहे थे। लेकिन ये जो सरकार आई, आघाड़ी की सरकार आने के बाद सारा विकास ठप हो गया है। सारे आमदारों में नाराजगी है, चाहे पक्ष के हों विपक्ष के हों, कि ना ही किसी को आमदार निधि सही ढंग से मिल रहा था, ना ही डेवलपमेंट के काम हो रहे थे। इसलिए आज लोगों में बहुत खुशी है, जनता में खुशी है कि मुंबई का डेवलपमेंट होगा, महाराष्ट्र का डेवलपमेंट होगा। हमारे साथ अमित साटम भी है विले पार्ले से, जहां पर अंधेरी पश्चिम से जो है वो विधायक है बीजेपी के। साटम साहब, आपने भी काफी मोर्चा खोल के रखा था उद्धव ठाकरे के खिलाफ, लगातार आप बीएमसी के भ्रष्टाचार और जो है वसूलीबाज सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। अब ये सरकार को जाना पड़ा है, तमाम जो इनके जो भ्रष्टाचार के मामले फिर से उजागर होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये सत्य की जीत हुई है, न्याय की जीत हुई है और धर्म की जीत हुई है। और सत्ता की मस्ती में पिछले 2.5 साल से जो नहा रहे थे उन्हें प्रकृति ने और महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें घर भेजने का निर्णय किया है। जी, उद्धव ठाकरे ने तमाम कोशिशें की लेकिन विधायक नहीं आए उनके साथ में। एक साथ 39 विधायक और निर्दलीय जो है छोड़कर चले गए। सबसे बड़ी बगावत हुई शिवसेना में और नाक के नीचे किसी को पता भी नहीं चलता। मुझे ऐसा लगता है कि ये हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा शायद ही कभी हुआ रहेगा कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर की पार्टी से 70% से ज्यादा विधायक उनकी नाक के नीचे से उनका साथ छोड़ देते हैं। 5 मंत्री जो मंत्री पद भुगतते समय उनका साथ छोड़ देते हैं, विधायक साथ छोड़ देते हैं। इसका मतलब ही यह होता है कि लेजिस्लेचर का जो सेंटिमेंट है या विधानसभा का जो सेंटिमेंट है वो मुख्यमंत्री और उनकी सरकार के साथ में नहीं है। और चूंकि लेजिस्लेचर का सेंटिमेंट उनके साथ में नहीं है, महाराष्ट्र की जनता का सेंटिमेंट भी उनके साथ में नहीं है। इसीलिए उन्हीं के पार्टी के विधायकों ने ये फैसला किया है। जी, अब आपकी रणनीति क्या होगी, क्या आदेश दिया गया है अगला? ऐसा है कि हमारे विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस जी हमारे पार्टी के वरिष्ठों से बातचीत करके पार्टी का इस जो राजनीतिक परिस्थिति जो अभी निर्माण हुई है उसके बारे में बात करके जो उचित निर्णय है वो लेंगे। जी, यहाँ पर पराग शाह भी हमारे साथ में है, मुंबई से विधायक है। मैं देख रहा हूँ कि जब से ये पूरे घटनाक्रम हुई है आपका चोटिल है, पैर को लगाए लगे, लेकिन फिर भी आप बने हुए हैं और आपको यकीन था कि ये सरकार जाने वाली थी, उद्धव ठाकरे की सरकार। उद्धव साहब की सरकार 100% जाने वाली थी, बहुमति उनके पास थी नहीं, सत्ता का मोह उनका छूटता नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद जो सत्ता का मोह छूटा है, मैं उनको भी धन्यवाद करेगा कि कम से कम उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को यहाँ से मुक्त किया। और ये आघाड़ी सरकार ने जो भी करप्शन किए, जो भी विकास के कार्य नहीं हुए, वो अभी 2.5 साल में फुल जोर में चलेंगे, ऐसी मैं इच्छा रखता हूँ। जय कुमार रावल सरकार में पूर्व मंत्री है, इनके पास पहले पर्यटन का विभाग था जो बाद में आदित्य ठाकरे ने संभाला। ये बताइए कि ये सरकार के ऊपर जब से जिस दिन से बनी है भ्रष्टाचार और वसूली के आरोप लगे हैं और हिंदुत्व के मुद्दे से ये सरकार भटक रही है। ये लगातार 2 प्रमुख आरोप हुए हैं। शिवसेना के विधायकों ने उनका साथ इसलिए छोड़ दिया और एकनाथ शिंदे के साथ इसलिए चले गए कि हिंदुत्व की राह से भटक गए थे और कांग्रेस एनसीपी के साथ जो है ये भ्रष्टाचार के जो है कामों में लगे हुए थे।
अब आपकी सरकार बनने जा रही है, कैसे आप आगे बढ़ेंगे? हम लोग सबको ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि 2019 में जब चुनाव हुए थे तो देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे, साथ ही में शिवसेना पार्टी थी। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए, आंकड़ों को देख के उद्धव ठाकरे और उनकी टोली ने गद्दारी की, देवेंद्र फडणवीस जी के पीठ में छुरा खोपा और कांग्रेस और राष्ट्रवादी, जो बाला साहब कभी नहीं कर सकते थे, वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ मिले और पिछले 2.5 साल में केवल और केवल भ्रष्टाचार हुआ है। महाराष्ट्र जो नंबर 1 का राज्य है वो पीछे पीछे चला गया और ये परिस्थिति हो गई कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के खुद के पार्टी के कैबिनेट मंत्री और सारे विधायक छोड़ के उनको चले गए। ये बहुत ही इतिहास में ऐसा कोई नेता के साथ नहीं हुआ और उन्होंने राजीनामा, अपना रेजिग्नेशन बहुत पहले देना चाहिए था। जब आज आखिरी हार गए और कोई चारा नहीं तो उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस साहब, माननीय मोदी साहब के नेतृत्व में सारा भारतीय जनता पार्टी और जो हमारे साथी है वो सभी तैयार है। महाराष्ट्र को फिर से नंबर 1 बनाने का हमने सोचा है और देवेंद्र फडणवीस साहब ने 5 साल में काम कर दिखाया है। हमें उम्मीद है कि फिर से महाराष्ट्र नंबर 1 होगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा, विकास की सारी योजनाएं फिर ट्रैक पे आने शुरू हो जाएंगी। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की ये जो जोड़ी बनेगी, ये महाराष्ट्र को किस तरह से विकास की दिशा में लेके जाएगी? एक जो है समृद्धि मार्ग पे मार्ग बनाए जा रहे हैं, हाईवेज बनाए जा रहे हैं, ये एक जो है मेट्रो और जो है बुलेट ट्रेन मोदी का सपना और आम जनता का सपना पूरा कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले सरकार में देवेंद्र फडणवीस साहब के नेतृत्व में शिंदे साहब ने बहुत अच्छा काम किया और नागपुर और मुंबई को सुपर एक्सप्रेस वे से जोड़ने का काम किया। उसका कई 2-4 महीने में उसका लोकार्पण भी होगा। साथ ही में बुलेट ट्रेन, साथ ही में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, ये सभी मेट्रो के ट्रेन, ये हज़ारों करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट जो 2.5 साल से बंद थे, ये इनकी घमंड के वजह से बंद थे, वो सभी शुरू हो गए और महाराष्ट्र के आम लोगों को, महाराष्ट्र के किसानों को, महाराष्ट्र के युवकों को रोजगार मिलेगा और महाराष्ट्र मोदी साहब और देवेंद्र जी के नेतृत्व में फिर से नंबर 1 होगा। किस तरह से हिंदुत्व के विचारों का गला घोटा गया आपको लगता है? ये मुख्य वजह थी। शिवसैनिक और जो एकनाथ शिंदे के साथ जो शिवसेना के विधायक गए वो ये लगातार कह रहे थे कि सरकार, उद्धव ठाकरे जो है सत्ता के मोह में भटक गए। हिंदुत्व, साधुओं की हत्या हुई पालघर में, लाउड स्पीकर का मामला आया, हनुमान चालीसा का मामला आया, शिवसेना के विधायक को कुछ उनकी बोलती बंद हो गई थी, कुछ कहने नहीं आ रहा था उनको। नहीं, शिवसेना जिस आधारों पे तैयार की गई, बाला साहब ठाकरे साहब ने जो विचार बताए थे वो सभी विचार छोड़ के केवल मेरी मुख्यमंत्री की कुर्सी टिकने चाहिए, इसीलिए वो सभी चीज़ें की गई। उनकी शुरुआत गद्दारी से हुई, उसके बाद साधुओं को मारा गया, उसके बाद पत्रकारों को जेल में डाला गया, सभी चीज़ों में सभी स्तर में फेल हुए। वाजे का प्रकरण देखा, क्या क्या हो रहा था ये महाराष्ट्र में, हम खुद सोच नहीं सकते थे कि महाराष्ट्र में ऐसा भी हो सकता था, लेकिन ये सब अनदेखी वो कर रहे थे, भ्रष्टाचार का साथ दे रहे थे और इसीलिए सभी विधायक, पिछले सीनियर विधायक है, 4-4 बार के विधायक, वो सब छोड़ के गए। उन्होंने बोला अगर आप हिंदुत्व का साथ देंगे, मराठी मानुस का साथ देंगे, महाराष्ट्र का हित देखेंगे तो ही हम तुम्हारे साथ है, वरना हम तुम्हारे साथ नहीं। लेकिन आखिर तक उन्होंने छोड़ा नहीं और उनको ये भुगतना पड़ा। उनको ये भुगतना पड़ा कह रहे हैं। अब अभी और भी नेता है जिनसे हम बात करेंगे। आइए लोगों से बात करते जो वरिष्ठ नेता है। बावनकुले साहब देवेंद्र फडणवीस सरकार के काफी अहम मंत्री रहे हैं। पिछली सरकार में ये ऊर्जा मंत्री थे। चंद्रशेखर बावनकुले नागपुर से आते हैं। बावनकुले साहब, ये जो आज जिस तरह से मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है, क्या आखिर तक जो है उन्हें विश्वास नहीं था, सरकार को मुंह की खानी पड़ती थी, ये डर था उनमें कि प्रोटेस्ट होगा तो फिर किरकिरी हो जाएगी, राज्यसभा में भी, विधान परिषद में भी, और यहाँ पर तो बड़ी किरकिरी होने वाली थी। देखिए, सबसे पहले तो मेरा यही कहना रह गया कि उद्धव ठाकरे जी ने सबसे बड़ी गलती की थी कि उन्होंने 2.5 साल पहले गलत लोगों के साथ जाके, जिनको जनाधार नहीं था, उनके साथ जाके सरकार बनाई। ये तो रास्ता ही गलत था उनका। और जब गलत रास्ते से जाएगा उसका अंत क्या होगा, ये तो हर बार देखा है हमने। तो मुझे लगता है कि उद्धव जी ने जिस प्रकार से 2.5 साल में सरकार चलाई, ना जनता के काम में आई, सत्ताधारी पार्टी के जो एमएलए हैं वो बाहर जाते हैं, ये इतिहास में पहली बार हुआ है। तो इसमें आत्मपरीक्षण करने की जरूरत है उद्धव जी को कि एकनाथ जी ने उल्टा उन्होंने उद्धव जी को मेरा ये कहना रहेगा कि एकनाथ शिंदे का उन्होंने आभार व्यक्त करना चाहिए उद्धव जी ने कि शिवसेना को बचाने का काम एकनाथ शिंदे ने किया। नहीं तो
मैं बहुत दावे के साथ कहता हूँ, अगर 2.5 साल फिर सरकार चल जाती थी तो शिवसेना पूरी खत्म रहती, एक भी एमएलए चुन के नहीं आता। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस सारे एमएलए अपने खुद के चुन के लाती थी और शिवसेना को पूरा खत्म करने का काम कांग्रेस और राष्ट्रवादी करती थी। वो तो मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी उद्धव ठाकरे इमोशनल अपील कर रहे हैं, लोगों से बात उन्होंने की है कि मैं फिर से शिवसेना को बनाऊंगा, वहां पर बैठूंगा, आऊंगा। और जिस तरह से आपको लगता है कि आखिर तक कांग्रेस एनसीपी के प्रभाव में थे वो, क्योंकि इससे पहले दो दिन पहले मतलब जब फेसबुक लाइव उन्होंने किया था तभी इसकी बात देने वाले थे 2 बार, लेकिन शरद पवार ने उन्हें रोका। देखिए कि मैंने पहले ही कहा कि ये जब ऐसी घटनाएं होती है तो ये घटनाएं हमारे राज्य के लिए अच्छी होती नहीं है। जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बने कांग्रेस और राष्ट्रवादी का साथ लेकर, देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार को जनादेश मिला, उसके बाद इस प्रकार से गलत लोगों के साथ चले जाना, ये महाराष्ट्र का अपमान था। 12 करोड़ जनता का अपमान उद्धव ठाकरे जी ने किया था। अब माननीय उद्धव जी अब भी समझ ले कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ उनका जो जिस प्रकार से आज भी स्टेटमेंट था कांग्रेस और राष्ट्रवादी के बारे में, वो शिवसेना खत्म करने के लिए था। उन्होंने एकनाथ शिंदे का आभार व्यक्त करना चाहिए। मैं तो खुले रूप से ये कहता हूं कि उनका आभार व्यक्त करना चाहिए कि आज शिवसेना बचाने का काम और स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को बचाने का काम एकनाथ शिंदे ने किया है। अब अगली रणनीति क्या होगी, कब तक जाएंगे सरकार दावा पेश बनाने को लेकर? नहीं, वो तो हमारे ऊपर के लोग ठहराएंगे, उसके बाद ही निर्णय होगा। अभिमन्यु पवार इस वक्त हमारे साथ में है। पिछली सरकार में जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तो ये उनके सहायक थे, पीए के रूप में थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने इन्हें काफी सहायता की, इनके क्षेत्र के काफी काम किया और ये विधायक भी बन गए लातूर जिले से। अभिमन्यु जी, आपने तो देवेंद्र जी को काफी करीब से काम करते हुए देखा है, उनके साथ दिया है पिछली सरकार में। अब आपके सरकार अब फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, आप लोगों को कितनी उम्मीद थी ये सरकार टिकेगी नहीं 5 साल? आप शुरू से कह रहे थे कि अंतर्विरोध से सरकार गिरेगी। हमारे साहब तो शुरू से कह रहे थे कि ये सरकार गिरने वाली है, हम गिराने वाले नहीं थे, अपने आप में गिरेगी और अपने आप में गिर भी गई। अभी हमारा दायित्व है कि महाराष्ट्र की जनता को अच्छी सरकार दे, साफ सुथरी सरकार दे, जो जनता के हित में काम करे। इन लोगों ने महाराष्ट्र को 10 साल पीछे ढकेल दिया। अभी देवेंद्र जी आ रहे हैं, जल्दी ही शपथ लेंगे, उसके बाद महाराष्ट्र की जनता में खुशी की लहर। आज देखिए, आप महाराष्ट्र के कोने कोने में, हर गांव गली बस्ती में सब तरफ खुशी की लहर दौड़ रही है। मानते कि आपकी बीजेपी शिवसेना के अलायंस फिर से बनने जा रही है, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ओरिजिनल शिवसेना का गुट है। नहीं, वो तो माननीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, लेकिन शिवसेना का एक मतलब एकनाथ शिंदे जी ने जो भूमिका रखी है वो शिवसेना के हित में है, हिंदुत्व के हित में है। हिंदुत्व को आगे लेकर माननीय एकनाथ शिंदे जी जाएंगे, हम हमारे साथ वो रहेंगे। हमें खुशी है कि जिस जनता ने जिस मैंडेट को दिया था वो मैंडेट अभी काम कर रहा है जी। और जिस तरह से ये पिछले 5 वर्षों में भ्रष्टाचार के कई आरोप देवेंद्र फडणवीस ने लगाए, अधिकारियों ने भी उसकी पुष्टि की, अधिकारियों ने खुद अपने मंत्रियों के खिलाफ वसूली के आरोप लगाए। कितनी बड़ी भ्रष्टाचार में डूबती है सरकार, कितनी बड़ी डबल इंजन की सरकार जब बनेगी तो कितना महाराष्ट्र आगे जाएगा। देखिए, केंद्र में हमारी सरकार है, केंद्रीय सरकार इस टाइम भी उनको सरकार कर रही थी, लेकिन हमारी सरकार अभी डबल इंजन की सरकार बनेगी। ये त्रासदी है महाराष्ट्र की कि जिस तरह माननीय उद्धव जी ने काम किया है, पूरा महाराष्ट्र को अंधेरे में ढकल दिया है। अभी देवेंद्र जी सब अच्छा करेंगे, हमारी उम्मीद है, पूरे किसानों की उम्मीद है, देवेंद्र के ऊपर टिकी है। और 2.5 साल देवेंद्र जी ने जनता के मन में सीएम थे, जनता के दिल के सीएम थे, इसलिए सीएम बतौर सीएम ही उन्होंने काम किया है। देखिए, सीएम सब तो घर के बाहर निकल नहीं, लेकिन देवेंद्र जी गली गली में, गांव गांव में किसानों के साथ रहे। ऐसे गड़ी में जो किसानों के साथ रहता है वही यहाँ राज करता है। देवेंद्र जी किसान के साथ रहे, अभी देवेंद्र जी राज करेंगे। प्रसाद लाड़ जो है हमारे साथ में है। प्रसाद लाड़ ये वो व्यक्ति है जिन्होंने जीत हासिल की थी विधान परिषद चुनाव में, और उसके बाद उसी रात में जो है शिवसेना में बड़ी फूट हुई थी, बगावत हुई थी। प्रसाद लाड़, आपने पहले ही उस दिन कह दिया था, आप गए थे सिद्धिविनायक मंदिर में, आपने कहा कि आशीर्वाद है हमारे साथ में भगवान के और ये सरकार जल्द गिरेगी। अब सरकार जो है गिर ही गई है, उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे दिया है, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार बन रही है। मुझे लगता है मेरी जीत का पूरा श्रेय मैंने हमेशा ही देवेंद्र जी को दिया है, उनकी चाणक्य नीति को दिया है और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को दिया है। मुझे लगता है ये पूरा टीम वर्क का नतीजा है, देवेंद्र जी के चाणक्य नीति का नतीजा, और जिसके कारण ये सरकार गिरी है वो भी हिंदुत्व के मुद्दे पे गिरी है। क्योंकि जो मुख्यमंत्री शायद इस्तीफा दिया है, ऐसे सुना है, अगर दिया होगा तो उसका स्वागत करता हूं। हिंदुत्व के मुद्दे को छोड़कर कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ जिन्होंने अपने हाथ बांधे थे, आज वो हाथ छोड़ने का काम उन्होंने किया है।
और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र को हिंदुत्व की सरकार मिलेगी, विकास की सरकार मिलेगी। और जिसके मन में देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बनना ये महाराष्ट्र के मन में था, वो सबकी इच्छा पूरी हो जाएगी। आपसे जानना चाहूंगा कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जोड़ी कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए आगे होता है क्या, अभी देवेंद्र जी इस बारे में देवेंद्र जी बहुत उचित तरीके से सबको बात कर सकते हैं। हम कार्यकर्ता होने के नाते ज़्यादा बात करना हमारे लिए उचित नहीं है। आप जो है हमेशा हिंदुत्व को लेकर सरकार पर निशाना साधते हैं और भ्रष्टाचार को लेकर, अब जो है किस तरह से हिंदुत्व भी आगे बढ़ेगा और विकास के कार्य भी आगे बढ़ेंगे? कैलाशवासी शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी का हिंदुत्व, भारतीय जनता पार्टी का कड़वट हिंदुत्व को साथ लेके हम आगे जाएंगे। और साथ ही में महाराष्ट्र के विकास का मुद्दा पहला होगा। जो काम पिछले 2.5 साल से अटके पड़े थे, जो विकास रुक गया था, वो विकास की गति को आगे लेके जाने का काम माननीय देवेंद्र जी करेंगे। और मुझे लगता है हमारे सारे कार्यकर्ता उनके पीछे पहाड़ की तरह खड़े रहेंगे। हमारे साथ भोसले साहब है, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज है, सातारा से आते हैं, विधायक के वहाँ से। बताइए कि कितनी बड़ी ये आप लोगों की जीत है, क्योंकि उद्धव ठाकरे जो है फ्लोर टेस्ट फेस करने से डर गया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सर, मेरा तो कहना है कि आज जो हुआ है ये महाराष्ट्र के जनता की जीत है, क्योंकि आज जो गवर्नमेंट आने वाली है देवेंद्र जी फडणवीस साहब के नेतृत्व में, वो महाराष्ट्र की जनता के लिए काम करेगी। और काम जो है, जो प्रॉब्लम हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में देखे, जो होने चाहिए थे हुए नहीं, ऐसे बहुत सारे ये वो हमारी सबकी ये कि देवेंद्र जी के नेतृत्व में और देश के पंतप्रधान मोदी जी के नेतृत्व में ये काम या जो लोगों की हमारे से अपेक्षा है वो पूरी होगी। और पूरे इससे यानी देवेंद्र जी के नेतृत्व में सबका यही रहेगा कि महाराष्ट्र में एक अलग महाराष्ट्र हम निर्माण कर सके, यही सबका प्रयत्न रहेगा। देखिए, अब आपके परिवार से जो कोल्हापुर के छत्रपति महाराज है संभाजी राजे, उन्होंने कहा था कि उनके राज्यसभा को टिकट नहीं दी गई थी उद्धव ठाकरे की तरफ से। उन्होंने कहा था कि अगर मुझे टिकट देते तो ना वो राज्यसभा का चुनाव होता, ना वोट फूटते, ना विधान परिषद में सब कुछ होता। तो आपको लगता है कि जिस तरह से उन्होंने संकेत दिए थे कि छत्रपति के घराने का, उनके परिवार का भी सम्मान नहीं कर पाए ये लोग, हिंदुत्व की बात करते हैं? नहीं, उनका टिकट का मुद्दा अलग था। उनका टिकट उन्होंने क्यों काटा या क्यों उनको ये किया हो, पर ये जो अभी हुआ है, जो नाराजगी इतने साल से बढ़ रही थी, वो कभी ना कभी निकलने वाली थी। और ये जो इलेक्शन हुए राज्यसभा के, विधान परिषद के, ये एक वो इसका एक ट्रिगर हो गया और जो नाराजगी बढ़ रही थी वो नाराजगी बाहर निकल के आ गई। हमारे साथ में हर्षवर्धन पाटिल भी है। हर्षवर्धन पाटिल काफी अनुभवी है और संसदीय कार्य का काफी अनुभव है, उस मंत्रालय को उन्होंने संभाला है। हर्षवर्धन जी, ये बताइए कि क्या आपको अंदेशा था कि उद्धव ठाकरे जिस तरह से लगातार इमोशनल अपील कर रहे थे, लेकिन उनके पास जो संख्या बल नहीं था और फ्लोर टेस्ट को फेस ही नहीं कर पाएंगे, उसके पहले इस्तीफा दे देंगे, ऐसा कयास लगाया जा रहा था और उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन शरद पवार ने उन्हें रोका? देखो, जिस दिन 20 तारीख को विधान परिषद का चुनाव हुआ, उसी शाम जब उनके पार्टी के एमएलएज जब सूरत पहुंचे तो उसी वक्त उन्होंने इस्तीफा देने की जरूरत थी। ठीक है, देर हुई लेकिन ठीक हुआ, अभी उन्होंने इस्तीफा दिया है। मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, होम मिनिस्टर का अभिनंदन करता हूं, नेता देवेंद्र फडणवीस जी का अभिनंदन करता हूं, एकनाथ शिंदे साहब का अभिनंदन करता हूं। और एक जल्द से जल्द अभी अच्छी सरकार अभी महाराष्ट्र में आएगी। जी, आपको लगता है कि डबल इंजन की सरकार जब यहाँ पर बनेगी तो विकास की गति फिर से तेज होगी, रफ्तार पकड़ेगी? क्योंकि इसके पहले जो है विकास के काम रुके हुए थे, डबल इंजन की सरकार नहीं थी। देखो, ऐसा है कि महाराष्ट्र में पिछले 2.5 साल में कुछ काम नहीं हुआ और ये महाराष्ट्र की अधोगति हो गई। किसानों का प्रश्न थे, कामगार के प्रश्न थे, युवाओं के प्रश्न थे, ये सब पूरा का पूरा काम यहाँ रुका था। अब ये नया सरकार जो अभी आएगी डबल इंजन से काम करेगी और हमें उम्मीद है कि महाराष्ट्र के पब्लिक को न्याय मिलेगा, ऐसी सरकार बन जाएगी। जी, हमारे साथ में है केशव उपाध्याय, बीजेपी के महाराष्ट्र के चीफ प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता है। केशव जी, लगातार आप लोग मोर्चा खोले हुए थे इस सरकार के खिलाफ 2 मुद्दों पर, एक तो भ्रष्टाचार, वसूलीबाज सरकार और हिंदुत्व से भटकी हुई सरकार सत्ता की लालसा में। लेकिन आखिरकार आपने कहा था कि अंतर्विरोध से सरकार गिरेगी, क्योंकि सरकार जो है वो जनता के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए बनी है। आज महाराष्ट्र की जनता, आज उसका दिन है। जिस प्रकार से सरकार बनी थी
ये सरकार में ना कोई एजेंडा था, ना सरकार का कोई डेवलपमेंट का इशू था, सिर्फ भाजपा विरोध एक मुद्दे पर ये सरकार बनी थी। और हमने तब भी कहा था कि सरकार अंतर विरोध से गिरेगी, जनता के कोई इन्होंने सॉल्व नहीं किए सवाल। इसीलिए ये सरकार में बहुत सारी सरकार के खिलाफ जनता में बहुत सारा रोष था। आज जनता का जीत हुई है, ये मैं मानता हूँ। जी जीत तो होगी, ये तो तय था, लेकिन कैसे ये बताइए कि अब जो है जश्न की किस तरह से तैयारी आपने की? जश्न जल्लोष करेंगे, लेकिन ये आज महाराष्ट्र की जनता आनंद व्यक्त कर रही है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सरकार हमेशा ये मोदी सरकार की तरफ उंगली दिखाती थी, कहती कि सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन उन्होंने भी इस तरह से आपके नेताओं के खिलाफ केसेस किए हुए। बहुत सारे उन्होंने कोशिश की। ये सरकार ने दमनशाही का अवलंब किया था, कार्यकर्ताओं के खिलाफ केसेस करना, उनको अरेस्ट करना, ये सारी चीजें ये करते रहे। लेकिन जनता के दरबार में हमने ये कहा था सरकार अंतर्विरोध से करेगी। जनता का विश्वास तो दूर, ये सरकार अपने एमएलए का विश्वास भी नहीं रख पाई। इसका नतीजा है आज ये नौबत। शुक्रिया। आगे हम बात करेंगे, और भी कुछ नेता है बीजेपी के विधायक यहाँ पर बने हुए हैं। निरंजन जी हमारे इस वक्त साथ में है, विधान परिषद के ये विधायक है। निरंजन जी, आप जश्न की किस तरह से तैयारी आप लोग कर रहे हैं और अगला कदम क्या होने जा रहा है? कब तक ये पूरी प्रक्रिया पूरी होगी, शपथ विधि, और इसके लिए कब तक आप दावेदारी करेंगे? निश्चित ही ये प्रक्रिया आने वाले समय में जल्द से जल्द पूरी होगी। जो 2.5 साल पहले लोगों ने जो जनमत दिया था, जो आशीर्वाद माननीय फडणवीस साहब को उस समय दिया था, आज वही जन आशीर्वाद निश्चित ही आने वाले समय में सच होगा और वो आशीर्वाद निश्चित ही महाराष्ट्र को विकास की तरफ ले जाएगा। निरंजन जी, आप जिस थाने से आते हैं, जिस थाने में आप रहते हैं और थाने का काम आप संभालते हैं बीजेपी का, आपने वहां पर भी काफी आवाज उठाई थी, लेकिन अब थाने में आपको एक नया कद्दावर साथी मिल रहा है एकनाथ शिंदे के रूप में, तो कैसे ये जोड़ी विकास का काम को लेकर आगे बढ़ेगी देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे? भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत अच्छी तरह से थाने जिला में काम कर ही रहा था, पर निश्चित आने वाले समय में थाने का और विकास ये माननीय फडणवीस साहब के नेतृत्व में होगा, ऐसा विश्वास हम सभी को है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम नेता और बीजेपी के विधायक यहाँ पर बने हुए हैं, लगातार उनमें काफी जो है खुशी है। उनमें सदाभाऊ खोत जो है बीजेपी की सरकार में, पिछले सरकार में मंत्री, राज्य मंत्री रहे हैं और इनके अलग संगठन है, सपोर्टेड है बीजेपी के। सदाभाऊ, आप लोग हमेशा लड़ते रहे, जमीन पर लड़ते रहे देवेंद्र फडणवीस सरकार के खिलाफ, अब आखिरकार देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये हमारे लिए, महाराष्ट्र का जो किसान है उसके लिए सौभाग्य का दिन है। 2.5 साल में ये महाविकास आघाड़ी सरकार ने किसानों के बारे में कुछ सोचा नहीं। बहुत बार बाढ़ आई, अतिवृष्टि हो गई, चक्रवादल आ गए, लेकिन किसानों को कुछ नहीं मिला, इसलिए किसान बहुत नाराज था। मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री होने के बाद जो उन्होंने योजना शुरू की थी वो आगे वो रखेंगे और किसानों के बारे में ये अच्छी सरकार बनेगी और अच्छी काम करेगी। जी, तो किसानों के मुद्दे ये उठाते हैं हमेशा और वो कह रहे हैं कि किसानों की बात जो है वो देवेंद्र फडणवीस की सरकार हमेशा करती रहेगी। नितेश राणी इस वक्त हमारे साथ में। नितेश जी, आप लगातार जो है सरकार पर हमला बोले हुए थे। नितेश जी, आपके रोज ट्वीट आते थे और शिवसेना को उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ आप शुरू से मोर्चा खोले हुए हैं। ये बताइए कि आप मुख्यमंत्री बनने जा रहे देवेंद्र फडणवीस सरकार वसूलेबाज और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी और हिंदुत्व की राह पर किस तरह से आगे बढ़ेगी? क्योंकि पिछले 2.5 साल से जो आप लोग सब लोग ने देखा, जो सरकार नहीं चल रही थी, एक गैंग चल रही थी जो सिर्फ अपने विपक्ष को किसी न किसी तो गलत केसेस में फंसाना, विरोधी लोगों के घर तोड़ना, उतना ही काम कर रहे थे। आज वो सारी चीजें बंद हो जाएगी और देवेंद्र जी फडणवीस साहब के लीडरशिप में एक अच्छी सरकार, लोगों के लिए काम करने वाली सरकार महाराष्ट्र में आएगी। आपको क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे ने तमाम जो है अपीलें की, हथकंडे अपनाए, विधायक उनके साथ नहीं गए? देखिए, नारायण राणे ने जो है बड़ी बगावत की थी, छगन भुजबल, फिर नारायण राणे, गणेश नाइक, तो उस वक्त जो है आपने भी उनको बड़ा झटका दिया था। ये और भी इनको बड़ा झटका है क्योंकि 40 विधायक मुख्यमंत्री रहते हुए उनके साथ से 50 से ज्यादा विधायक उनके साथ से निकल गए। देखिए, वो निकले नहीं है, उन्होंने बाला साहब की शिवसेना को बचाया है। आप एकनाथ शिंदे जी की भूमिका समझ के लीजिए, उन्होंने कोई बगावत नहीं की है, मगर बाला साहब की शिवसेना जो खत्म करने का काम उद्धव जी कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ मिलकर कर रहे थे, उसको बचाने का काम वो एकनाथ शिंदे जी ने किया है और एकनाथ शिंदे जी ही असली शिवसेना है और वो शिवसेना को आगे लेके जाएंगे। आपको लगता है कि जिस तरह से आज भी मुख्यमंत्री
अपने विधायकों की जो आप कह रहे हैं कि जो दावा कर रहे हैं कि हम ही शिवसेना है, एकनाथ शिंदे गुट, उनकी बात नहीं समझ पा रहे हैं और वो आज भी कांग्रेस और एनसीपी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और कह रहे कि मैं फिर से शिवसेना बनाऊंगा। देखिए, बुरा ऐसा लगता है कि उद्धव जी ने सबको छोड़ा, उद्धव जी ने हिंदुत्व छोड़ा, उद्धव जी ने खुद के विधायकों को छोड़ा, मगर उद्धव जी ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी को छोड़ा नहीं। ये बुरा लगता है। अगर उनको सच्ची अपनी पार्टी पे प्यार होता, सच्चे अपने पिताजी के विचारों पे प्यार होता, तो वो अपने विधायकों के साथ रहते। आज जो उनकी जो हालत हुई है वो उसी के वजह से हुई है और आने वाला वक्त उनको सोचना चाहिए कि जो पार्टी अभी जो उनके हाथ से ही निकल गई है, अभी उनका अस्तित्व क्या है, इस बारे में उद्धव जी और उनके बेटे ने सोचना चाहिए। आपको लगता है कि आखिर तक वो शरद पवार और कांग्रेस के प्रभाव में रहे? क्योंकि जिस दिन उनको पता चल गया कि विधायक जो है अपने साथ नहीं रहे, वही खुद को असली शिवसैनिक बता रहे, असली शिवसेना बता रहे, और उनको इस्तीफा देने का मन था, लेकिन शरद पवार ने उनको रोक दिया। देखिए, उद्धव जी को कभी बाला साहब के विचार समझे ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है, वरना वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ कभी नहीं जाते। अगर उद्धव जी को बाला साहब की शिवसेना समझते तो वो ऐसा कभी नहीं करते। आज जो उनकी जो हालत हुई वो उसी के वजह से हुई है। जिस दिन उनको बाला साहब समझते तो उनको ये सब कभी होता नहीं, ऐसे मेरी समझ। अब डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है तो किस तरह से मोदी जी और के विकास का सपना पूरा होगा? क्योंकि कई सारे प्रोजेक्ट लटके हुए थे, आप लगातार इस बात को उठाते थे। हमने देखा है सदन में, मेट्रो ट्रेन के, बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट हो, हाईवेज के प्रोजेक्ट हो, मुंबई के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हो। जरूर, बहुत सारे प्रोजेक्ट इन्हें 2.5 साल में इन्होंने इतना ही काम किया कि महाराष्ट्र को पीछे लेके गए। अभी मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में देवेंद्र जी के माध्यम से महाराष्ट्र डबल स्पीड से डबल इंजन सरकार के माध्यम से भागेगा। तो अब जश्न की क्या तैयारी, कब तक पूरी तैयारी? वो आने वाले वक्त में समझेगा, आपको पहला समझेगा, हमको बाद में समझेगा। तो इतने नीतीश राणे शिवसेना के विधायक है, नारायण राणे केंद्रीय मंत्री, इनकी बेटी है, ये अपनी बात कह रहे थे। यहाँ इस पूरे सभागार में बीजेपी के नेताओं में खुशी की लहर है। अब उनका कहना है कि डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है जो विकास के काम पर आगे बढ़ेगी। और भी कुछ विधायक हैं, उनसे हम बात करेंगे। बबन राव पाचपुते सीनियर मंत्री है, सीनियर नेता है, मंत्री भी रह चुके हैं। बबन राव जी, आखिरकार सरकार बनने जा रही है डबल इंजन की, डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भी बीजेपी, राज्य में भी बीजेपी। ये तो बात अच्छी है और महाराष्ट्र के जनता ने मैंडेट तो बीजेपी और शिवसेना को दिया था, नहीं, बीजेपी और शिवसेना को दिया, एकत्र युति हो गई। ये तोड़ने का काम उद्धव जी ने किया था, उनका फल उनको मिला। अभी ठीक काम होगा, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सबसे अच्छा काम हो जाएगा। जी, यहाँ पर संजय केलकर भी हमारे साथ में है, बीजेपी के काफ़ी बड़े नेता है, थाने इलाका, खासतौर पर एकनाथ शिंदे के इलाके में ये जो है वहाँ से ये आते हैं। संजय जी, ये बताइए कि इन्होंने कहा कि आप देवेंद्र जी और मोदी जी की जोड़ी एक बार फिर से विकास के काम को आगे लेके जाएगी। नहीं, निश्चित रूप से जो 2.5 साल से विकास रुका हुआ था और पूरे महाराष्ट्र में और मुंबई और एमएमआर रीजन में, तो अभी बहुत डबल इंजन की वजह से जोर से विकास होगा। क्योंकि देवेंद्र जी एक विकास पुरुष है, जैसे देश में नरेंद्र है वैसे महाराष्ट्र में देवेंद्र है, और निश्चित रूप से ये सत्य का विजय हुआ है और महाराष्ट्र की जनता के मन का सरकार अभी फिर से आ जाएगा। अब हम यहाँ पर जो निर्दलीय विधायक है जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, उनसे भी हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ये देखिए, महेश बाल्दी इस वक्त हमारे साथ में है, लेकिन उसके पहले हम यहाँ के जो महिला विधायक है बीजेपी के, उनसे हम बात करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, सभी विधायक जो है आप यहाँ पर है, माधुरी ताई यहाँ पर बैठ जाइए, उनको भी बुलाइए। भारती ताई, भारती ताई या ना, ओ सॉरी भारती ताई या इथे इथे आहे ना, भारती ताई बसा ना, बसा। बीजेपी के महिला विधायक इस वक्त हमारे साथ में है, माधुरी इस वक्त साथ में, माधुरी मिसाल। माधुरी, आखिरकार सरकार बनने जा रही है आप लोगों की, और उद्धव ठाकरे अब फ्लोर टेस्ट को फेस भी नहीं किया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। पहले तो जो ये युति हुई थी
वो आपको भी मालूम है कि जनता ने हमें चुन के दिया था और जो लोग सत्ता पे बैठे थे उनको चुन के नहीं दिया था। आज वो है, आज अच्छा दिन है और आज हिंदुत्व का हम लोग बोलेंगे कि आज हिंदुत्व का विजय है और इसलिए हमें बहुत खुशी है आज। मंदाताई, आप नई मुंबई से है और आप लगातार जो है ये सरकार के खिलाफ बोलती आ रही है कि सरकार जो है भ्रष्टाचार के काम कर रही है और अब सरकार बनने जा रही है बीजेपी की डबल इंजन की सरकार। बहुत खुशी का दिन है आज के लिए, हमारे लिए। और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनने जा रही है तो विकास के मुद्दे लेकर हम जो 2-2.5 साल जो विकास के मुद्दे एक बाजू में गिरे थे उसको लेकर हम लोग आगे जा रहे हैं। आपके नई मुंबई के काफी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट है, एयरपोर्ट बन रहा है, काफी वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, सिडको डेवलपमेंट कर रहा है, काम हो नहीं पा रहे थे और नई मुंबई को लेकर आप कितनी उम्मीद है आपको? अभी बहुत सारी उम्मीद है। बड़ा तो पहली बात है मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सब बनाने का बहुत ख्वाहिश है और ये जल्दी से जल्दी देवेंद्र जी के सरकार में हो जाएगी। ये सरकार अंतर्विध से गिरने वाली थी, इनमें झगड़े बहुत थे, जनता के काम कम और खुद के लाभ के लिए ज्यादा काम कर रहे थे। बात ऐसी है कि जो हो गया वो पूरे महाराष्ट्र देख रही है, पूरे महाराष्ट्र को पता है कि क्या हो रहा था, क्या चल रहा था, सब पूरे महाराष्ट्र को पता था। यहाँ पर मनीषा चौधरी है, मुंबई से विधायक है। मनीषा, ये बताइए कि आखिरकार सरकार आपके लोगों की बन रही है, अभी देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार जल्दी बन जाएगी। मुंबई को लेकर आप लोग लगातार आवाज उठाते आ रहे हैं, कितनी मदद होगी अभी? देखो, ये 2019 में ही हमारे देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बनने वाले थे, लेकिन आज हमारे देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और जो हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट है इसको रुकावट आई थी, उसमें से हमारा मेट्रो का प्रोजेक्ट और कार शेड, अभी आरे में ही कार शेड बनेगा और हमारे मुंबईकर को जो मुंबई की लाइफलाइन है वो हमारी मेट्रो चालू हो जाएगी। जी, यहाँ पर भारती लवेकर भी हमारे साथ में है, वर्सोवा से विधायक है बीजेपी की मुंबई से। भारती ताई, बताइए कि ये कितनी बड़ी उपलब्धि होगी जब महाराष्ट्र को डबल इंजन की सरकार मिलेगी और आप लोग लगातार कह रहे थे कि ये सरकार भ्रष्टाचार से लिप्त है। बहुत खुशी का दिन है आज। ये तो 2019 में ही होना चाहिए था। जो 2.5 साल हमारे बहुत अच्छे काम जो विकास के चल रहे थे, हमारे देवेंद्र जी जो काम फास्ट कर रहे थे उसमें रुकावट आई थी और आज अभी देवेंद्र जी फिर से मुख्यमंत्री हो जाएंगे और मेट्रो जैसी जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने रुकावट करके बंद कर दी थी या स्लो कर दी थी, वो सब अभी शुरू हो जाएगी। इसलिए आज का खुशी का दिन है हमारे लिए। आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे एक दूसरे से भटक गए थे? हाँ, अनैसर्गिक युति करके भटक ही जाना होता है ना। मतलब जिनके साथ उन्होंने युति की थी वो मित्र नहीं थे उनके, लेकिन उनको समझ में आने में बहुत देर लग गई और ऐसा लगता है कि 2.5 साल उन्होंने जनता के बर्बाद कर दिए। बहुत सारे चीज़ें ऐसी है जो उनको समझ में ही नहीं आई कि काम कैसे करना चाहिए था। हमारे साथ है महेश बाल्दी, ये जो बीजेपी के साथ निर्दलीय विधायक है, उरन से आते हैं, नई मुंबई से, और नई मुंबई में एयरपोर्ट भी बन रहा है। बताइए कि आप लोग लगातार ये कह रहे थे कि ये सरकार अंतर्विरोध से गिर जाएगी, सरकार जो है जनता के लिए बनी ही नहीं है, सरकार सिर्फ अपने फायदे के लिए बनी हुई है और विरोध के लिए विरोध बीजेपी को धोखा देकर बन गई। छल और कपट से बना हुआ ज़्यादा दिन टिकता नहीं, ये इस आज के खेल ने बता दिया है। और जब सरकार बननी थी तब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की बननी थी, वो न बन सकी, लेकिन आज बन रही है, इसकी खुशी मेरे जैसे सभी कार्यकर्ताओं को। अब आपको लगता है कि ये सरकार बनेगी तो आपके इलाके में काफ़ी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट है, एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट है, मेट्रो का प्रोजेक्ट है, और बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट जो है मुंबई से होना है, इन तमाम प्रोजेक्ट्स को कैसे गति मिलेगी? गए 2.5 साल में ये उद्धव ठाकरे जी की सरकार ने एक भी एग्रीकल्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंडस्ट्री में या कोई भी क्षेत्र में एक भी उल्लेखनीय कार्य नहीं किया है। और ये जो काम है, जो चल रहे हैं, वो देवेंद्र जी ने चालू किए थे और इसी को वही समाप्त करेंगे, ये हमारा विश्वास है और महाराष्ट्र आगे लेके जाएंगे। आप क्या कहेंगे? सही बात है, क्योंकि जो कार्य होना चाहिए था, क्या हमारे इधर भी मेट्रो भी बंद, रोड बंद, रास्ते बंद, जितने डेवलपमेंट के काम थे, तब ये सरकार जैसी आई उसको स्टे लगा के बंद करके रखे, कोई काम करना नहीं, सिर्फ कोरोना का बहाना लेके अपना एक पल्ला झाड़ना था, यही सरकार ने काम किया है। और आज हमको विश्वास है, जब देवेंद्र जी की सरकार थी तो हर एरिया में
डेवलपमेंट का काम चालू था, वैसा ही काम फिर से चालू होगा और जनता का विश्वास फिर से हमारे पे आएगा। अपने विधायकों को फंड नहीं दिए, निर्दलीय को तो देवेंद्र फडणवीस फंड देते हैं हमेशा, सबके उन्होंने काम किए, विरोधी को भी काम किया। नहीं, फंड तो जो मैंडेटरी है वो मिलता है, लेकिन विकास के लिए अब मैं नवी मुंबई से आता हूँ, ये भिवंडी से आते हैं, तो हम एमएमआर रीजन में, यहाँ हमारे यहाँ की समस्याएं अलग है। ये पिछली सरकार ये समस्या समझ ही नहीं पाई तो सुलझाती क्या। यहाँ मेट्रो का चलना है, नवी मुंबई का एयरपोर्ट है, उसमें 99% लैंड एक्विजिशन हुआ है, लेकिन एक बार भी मुख्यमंत्री जी ने एयरपोर्ट के लिए मीटिंग नहीं ली कि उसका 2024 में टेक ऑफ कैसे होगा, वहाँ क्या समस्या है। 24 को एयरपोर्ट होगा तब अपने को क्या करना है। सरकार का जो दायित्व था वही कहीं दिख नहीं रहा था। सरकार तो ऑटो मोड पे चल रही थी, जो चल रहा था। विकास तो और कमीशन पर ज्यादा देता है, ऐसा आपको कहना है? कमीशन पे तो है, तो आपको एक खुला ये है कि जो उनको बदली पे ज़्यादा ध्यान था, हर चीज़ में लैंड में ज़्यादा ध्यान था, जो बदली करने अभी बड़े बड़े ऑफिसर की बदली करना, वो तो जग जाहिर होने लगा था क्या इतना ये लेने का उतना लेने का, और वो आपस में ही नेता लोग झगड़ा करते थे। तो ये बहुत बड़ा मसला है। वो मसला देवेंद्र जी के टाइम कभी नहीं था। इन्होंने भ्रष्टाचार को ऐसा लिपट लिया, वो तो 100 करोड़ का 2 मंत्री भी अंदर है, इनको वही करना था और तो अंदर है। लेकिन सरकार चली गई है, बस ये खाली तबादले में, टेंडर में ध्यान रखने वाली सरकार थी। सरकार चली गई कहना है। सुभाष बापू पाटिल हमारे साथ में है। पहले देवेंद्र फडणवीस की सरकार में सहकारिता बड़ा सा इनके पास मंत्रालय था, और आज आखिरकार जो है उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया है। उनके पास बहुमत सिद्ध करने के लिए उतनी ताकत नहीं थी, उन्होंने फेस करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। जैसी करनी वैसी भरनी। 2019 में महाराष्ट्र की जनता ने भाजपा सेना को बहुमत दिया था, भाजपा सेना का मुख्यमंत्री होना चाहिए था, लेकिन पेट में खंजीर खुपस के उन्होंने जिसके साथ युति नहीं करना चाहिए उसके साथ युति की, और अभी जैसा करनी वैसा भरनी बोले तो उद्धव जी ने हमारे देवेंद्र जी को भाजपा के इसमें खंजीर घुसा। उद्धव जी के पीठ में उनके एकनाथ शिंदे जी ने उसका खंजीर खींच लिया। आपकी सरकार बनी तो यहाँ पर तमाम ये बीजेपी के विधायक यहाँ पर बने हुए हैं। अब से 15 मिनट के बाद हमारे पास गोपीचंद पडालकर भी है। 15 मिनट के बाद जो है 15 मिनट में यहाँ पर बीजेपी के तमाम जो विधायक है उनकी बैठक यहाँ पर शुरू होने जा रही है। उनको सूचना दी जा रही है और देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटिल और सीनियर जो नेता है बीजेपी को यहाँ पर आएंगे और इनको आगे की रणनीति के बारे में, आगे की जो सरकार स्थापना का जो प्रक्रिया शुरू होगी उसके बारे में जो है इन्हें जो है मार्गदर्शन किया जाएगा, बताया जाएगा आगे की क्या बीजेपी की रणनीति होगी। कैमरामैन मिलिंद सालवे के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी मुंबई। तो सचिन को आपने सुना। सचिन उस जगह मौजूद थे जहां बीजेपी विधायकों की बैठक अब से थोड़ी देर में शुरू होगी। देवेंद्र फडणवीस और चंद्रकांत पाटिल वहां पर पहुंचेंगे। इस बीच आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा जो है वो अब राजभवन भी भिजवा दिया है। आप राजभवन की तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं और वहां उनका इस्तीफा जो है वो पहुंच चुका है, यानी औपचारिक तौर पर। अभी तो उन्होंने केवल ऐलान किया था, औपचारिक तौर पर इस्तीफा जो है वो राजभवन भी पहुंच गया है। और दूसरी तस्वीर आपके सामने गोवा के एयरपोर्ट की है। खबर है कि जो फ्लाइट गुवाहाटी से चली थी वो वहां पहुंच चुकी है और थोड़ी ही देर में यहां पर आपको सभी एकनाथ शिंदे कैंप के विधायक वो नजर भी आ सकते हैं। तो आज जिस तरीके से अपनी हार स्वीकार की है उद्धव ठाकरे ने और उन्होंने ट्रस्ट वोट को या विश्वास मत को का सामना नहीं करने का फैसला किया और महाराष्ट्र की जनता को संबोधित करते हुए या कहिए कि अपनी पार्टी के नेताओं को संबोधित करते हुए, कार्यकर्ताओं को उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान किया। उसके बाद बीजेपी के खेमे में जाहिरी तौर पर जश्न है। अब सवाल यह है कि देवेंद्र फडणवीस कब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, कल या परसों, क्योंकि उसके बाद फिर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो है वो शुरू होनी है हैदराबाद में और यह माना जा रहा है कि उससे पहले यह शपथ ग्रहण समारोह जरूर पूरा हो जाएगा। तो अब एक औपचारिकता मात्र है कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो सरकार बनाने की पेशकश करेंगे, राज्यपाल के सामने बताएंगे कि उनके पास पर्याप्त विधायकों का समर्थन है और वो चिट्ठी राज्यपाल को सौंपेंगे और उसके बाद उनका शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। तो ये एक औपचारिकता भी बाकी है। उससे पहले उद्धव ठाकरे का इस्तीफा राजभवन पहुंच चुका है और दूसरी ओर गोवा में इंतजार हो रहा है एकनाथ शिंदे और उनके साथी विधायकों का। अब ये देखना होगा कि वो मुंबई कब पहुंचते हैं।
रजत जी, दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, और अब देखना यह है कि एक सवाल यह भी है कि एकनाथ शिंदे और उनके साथी विधायक मुंबई कब पहुंचेंगे, और उद्धव, और माफ कीजिएगा, देवेंद्र फडणवीस कब मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं? सौरभ, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इतने दिन से, 8 दिन से जो बीजेपी के विधायक थे, लीडर्स थे, बिल्कुल खामोश थे, और जिस अंदाज में सचिन चौधरी ने उनसे बात की, वो वाकई में इस बात का इंडिकेशन थी कि कैसे बीजेपी के कैंप में जश्न का माहौल है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, और दूसरी तरफ हमने तस्वीरें देखी, मातोश्री की मातम है, और जैसा आपने बताया कि उद्धव ठाकरे का इस्तीफा राज्यपाल के पास पहुंच गया है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा फेरबदल हुआ है, बड़ा उलटफेर हुआ है, और बीजेपी के विधायकों की बात हम सुन रहे थे। बहुत सारे लोगों से बात की सचिन ने, वो कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की जनता को धोखा दिया, जनादेश जो मिला था देवेंद्र फडणवीस के लिए उसका अपमान किया, कुर्सी के चक्कर में उन लोगों के साथ चले गए जिनके खिलाफ बाला साहब ने जिंदगी भर लड़ाई लड़ी थी, और फिर बताया उन्होंने इसीलिए शिव सैनिकों ने विद्रोह किया। तो पहली बार ये सारी बातें, ये सारे एमएलए, विधायक भारतीय जनता पार्टी के खुलकर बात कर रहे थे। उन्होंने ये भी बताया कि उद्धव ने मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में अपनी पार्टी का भी नुकसान कर दिया, शिवसेना का नुकसान कर दिया, और फिर बार बार सब लोगों ने कहा कि महाराष्ट्र का नुकसान कर दिया, महाराष्ट्र में विकास की गति पूरी तरह रुक गई थी। और उन्होंने कहा कि आज जो महाराष्ट्र में हुआ, जिस तरह से उद्धव की विदाई हुई, उसका श्रेय बीजेपी के सारे विधायक देवेंद्र फडणवीस को दे रहे थे, देवेंद्र फडणवीस की रणनीति को दे रहे थे, और देवेंद्र फडणवीस इस पूरे मामले में एक बड़े नेता बनकर उभरे हैं। ये जो बीजेपी के विधायक 8 दिन से खामोश थे, और हमने देखा है कि 8 दिन से सिर्फ एकनाथ शिंदे बोलते थे, बीजेपी के किसी नेता ने एक लफ्ज नहीं कहा था। लेकिन आज मुझे लगता है कि सचिन चौधरी ने जब बात की तो सारी कसर पूरी कर दी, हर विधायक से उन्होंने बात की, खुलकर विधायकों ने अपनी बात कही, और जितना उनके दिल में मलाल था वो निकाला। कल महाराष्ट्र में राजनीति की तस्वीर पूरी तरह बदली हुई दिखाई देगी। उद्धव ठाकरे पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाएंगे, और देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आपको याद होगा, मैं कई बार याद दिला चुका, देवेंद्र फडणवीस ने कहा था मैं लौट के आऊंगा, और 2.5 साल के बाद उन्होंने एक करके दिखा दिया, और एक सम्मानजनक तरीके से उनकी वापसी हो रही है। और देवेंद्र फडणवीस ने सरकार बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है, बीजेपी जीत का जश्न मना रही है। शिवसेना के जो नाराज विधायक गुवाहाटी में थे, उनके बारे में सौरभ ने अभी भी खबर दी है कि वो गुवाहाटी से गोवा पहुंच गए। उनकी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और ये अब जल्दी मुंबई पहुंचेंगे, शान से सिर उठा के मुंबई पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हैदराबाद में जो बीजेपी की कार्यकारिणी की मीटिंग होगी, उसमें देवेंद्र फडणवीस का स्वागत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर किया जाएगा। और मेरी जानकारी यह है कि देवेंद्र फडणवीस 1 जुलाई को यानी परसों शपथ ले सकते हैं, और इसके बाद 2 जुलाई को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की मीटिंग में वो पहुंचेंगे। मैं सौरभ को हैंडओवर करूं, इससे पहले 1-2 बातें कहना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे को यह सोचना पड़ेगा कि यह नौबत क्यों आई, क्यों उनके हाथ से उनकी सरकार रेत की तरह फिसल गई। और वो कह रहे हैं कि जिन्हें मैंने चुनाव लड़ाया, जिताया, उन्होंने मुझे धोखा दिया। उद्धव से यह पूछा जाएगा, जिस बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा, जिस नरेंद्र मोदी के नाम पर उन्होंने चुनाव जीता, उनके साथ जो उन्होंने किया वो क्या था? क्या वो धोखा नहीं था? सिर्फ इसलिए कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। शरद पवार और सोनिया गांधी से न उनकी विचारधारा मिलती थी, न उनसे उनकी कोई पुरानी रिलेशनशिप थी। बाला साहब ठाकरे कभी भी सोनिया गांधी के साथ, कांग्रेस के साथ जाना नहीं चाहते थे, लेकिन कुर्सी पर बैठने के चक्कर में उन्होंने अपनी विचारधारा भी छोड़ी और अपनों का साथ भी छोड़ा। और इस चक्कर में उद्धव ठाकरे ये भूल गए कि शिवसेना के विधायक एनसीपी और कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़कर आए हैं। हैरानी तो इस बात पर होनी चाहिए कि शिव सैनिकों को, शिवसेना के विधायकों को बगावत करने में, आवाज उठाने में 2.5 साल क्यों लग गए? 2 हफ्ते पहले तक उद्धव ठाकरे के पास एक मौका था कि नाराज विधायकों की बात को समझते, मान लेते। मैं 2.5 साल मुख्यमंत्री रह चुका, अब बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनानी चाहिए, तो शायद इज्जत भी रह जाती, पार्टी भी बच जाती।
अब लोग कहेंगे कि उद्धव ठाकरे का वो अशुआ न माया मिली न राम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।